बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और अल्लाह ताला की जो कुदरत है, ख़ास तौर पर हम मौसम के हवाले से भी बात करते हैं, नज़ारों के हवाले से भी बात करते हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। हम फल की बात करें तो गर्मियों के फलों में, सर्दियों के फलों में आप मुख्तलिफ न्यूट्रिशनल वैल्यू है जिसको आप ना सिर्फ फलों की सूरत में खा के इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कुदरती तौर पे, मिसाल के तौर पे आप देखें आजकल जो है तरबूज का सीज़न है, सेब आप देखते हैं, आड़ू देखते हैं, आम फलों का बादशाह वो भी आने वाला है। अभी तो मार्केट में अभी ये माजिबीन हमें बेहतर तरीके से बताएंगी कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू ईट मैंगोज़। लेकिन आप ये देखिए कि इन फलों को कुदरती तौर पर, जिस तरह मुझे याद है बचपन में हमारे, हम जब स्कूल से आया करते थे, इवन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी लाइफ में, तो मेरी जो वालदा हैं वो एक पूरा प्याला काट के फलों का वो फ्रिज में रख दिया कर देती थी कि तब जब हम घर आया करते थे तो खाने के बाद उसको खाया करते थे। और मुझे आज भी याद पड़ता है कि हम बजाते खुद जो है बच्चे, वी वर मोर एक्टिव एज़ कम्पेयर टू जब मैं अब बच्चों को देखती हूँ, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो ज़्यादा बाहर के खाने में को तरजीह देते हैं। तो खुदारा प्लीज़ बच्चों को जो है फलों की आदत, और फलों को भी उस तरीके से आप पेश कीजिए कि बच्चे को वो अट्रैक्टिव भी फल लगें और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी बच्चे हासिल कर सकें। बिलखसूस चूँकि आपको मालूम है अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के, फिर समर वेकेशंस हो जाएंगी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को जितना हो सके कुदरती ग़िज़ा के करीब रखना ज़रूरी है। किचन सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन है, इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। माजिबीन आप अग्री करेंगी मेरी बात से? बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत नखरे होते हैं बच्चों के, ना सब्जी खाते हैं ना फ्रूट्स खाते हैं, है ना? तो यही है कि उनको मुख्तलिफ डिफरेंट शेप्स में कट करके दें, थोड़ा सैलेड के तौर पे दे दें, किसी दिन फ्रूट चाट बना लें, थोड़े नट्स ऐड कर दें, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करेंगे तो वो ज़रूर खाएंगे। बिल्कुल, अब तरबूज आ चुका है, सेब है, आड़ू है, आम भी जो है आना शुरू हो गए हैं, है ना? हाँ जी, स्टार्ट हो गए, मगर वो अभी वो आम आ रहे हैं वो वाले, जो आंधी से गिरे हैं और उनको स्टोर करके उन्होंने वो कर दिया, मगर नेक्स्ट मंथ आपको बहुत अच्छे आम मिलेंगे। वेरी गुड, सारी इत्तलात आप आम के हवाले से माजिबीन से हासिल कर सकती हैं। अभी वो बता रही हैं कि जो दरख्त से गिरे हवा की वजह से, अब जो कुदरती तौर पे अच्छे वाले आम आएंगे ना वो आप खा सकेंगे महीने बाद। शाबाश माजिबीन। ख़वातीन औज़ात, मेरी पहली मेहमान शख्सियत पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और प्राइवेट चैनल्स पे आप इनको और इनकी खूबसूरत आवाज़ को सुनते हैं। बड़ी प्यारी आवाज़, बड़ी अनोखी और मुनफरिद आवाज़ के मालिक हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, अभी बता रहे थे हाल ही में मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स का हिस्सा रहते हैं और बैरून मुल्क मुकीम हैं, लेकिन चूँकि दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है तो पाकिस्तान आते हैं और फिर आते हैं पाकिस्तान तो हमेशा हमारे लिए ख़ास तौर पे वक्त निकालते हैं। खालिद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप खालिद साहब? बिल्कुल ठीक है, आप थैंक यू सो मच। और जब खालिद साहब आते हैं ना तो फिर इनके साथ इस तरह का हम सब का ताल्लुक है कि फिर फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो जाता है कि खालिद साहब ने वो वाला गाना सुनाना है, वो सुनाना है। आज इनकी 2 कॉम्पोजिशंस अपनी लिखी हुई जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बहुत पजीराई हासिल हो रही है, आज हमने वो 2 भी सुननी है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, मेरे सामने जो मेहमान शख्सियत मौजूद है ये बड़ी खुशाइन और अच्छी बात बिलखसूस है। आप देखें पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड इस हवाले से भी कि हमारी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, वो सिलाई कढ़ाई इस तरीके से करती हैं और अगर उनको प्लेटफॉर्म इस तरह का मिल जाए, जो मेरी ये मेहमान शख्सियत है, अल्लाह ताला ने ख़ास करम इन पे, और ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप उन बच्चियों के लिए रोज़गार फराहम करना शुरू हो जाएँ। ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है। शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, और जब हम बात करते हैं अनम रहमान राना की, तो पिछले 3 साल से फैशन डिज़ाइनिंग, लेकिन सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग की हद तक नहीं, हैंडक्राफ्ट जो है, और पूरी दुनिया में हमारी जो सिलाई कढ़ाई के जो कपड़े हैं, सादा ज़बान में मैं अभी बात कर रही हूँ, वो बड़ी उनको पजीराई हासिल होती है। बैनुल अक़वामी सतह पे भी ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। सो वी हैव विद अस वन ऑफ द रिनाउंड फैशन डिज़ाइनर्स अनम रहमान राना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अनम? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अनम, कैसा लगता है, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि हम देखते हैं फैशन डिज़ाइनर्स को कि हैंडक्राफ्ट भी होता है, लेकिन आपका जॉनरा ही ये है। बिल्कुल, सो आई वुडंट कॉल माई सेल्फ फैशन डिज़ाइनर, तो मैं नहीं कहूँगी। मैं कहूँगी कि मैंने बेसिकली जो मेरा काम है वो औरतें बनाती हैं। सो सारा काम डिज़ाइन से लेके मुझे एक फ़ोन कॉल पे वो डिज़ाइन को समझती हैं, बिकॉज़ मेरे लिए इजी नहीं है डीजी खान जाना, जाम शोरो वाली साइड पे, सखी सर्वर वाली साइड पे, इन एरियाज़ में मेरे लिए जाना
आसान नहीं है। किन किन इलाकों से हैं ये? डीजी खान से आगे जितने भी इलाके हैं, अब तो और इलाके हमने उससे भी आगे छोटे छोटे जो बिल्कुल गांव हैं जिनका कभी किसी ने नाम नहीं सुना होगा, अब हमने उनसे काम करवाना शुरू किया। अब हमने उनको जरिया मौश देना शुरू किया है, क्योंकि उधर तक हर कोई, आपको मुल्तानी कढ़ाई हर जगह मिलेगी, आपको डीजी खान का कच्चा पक्का टांका भी मोस्टली बहुत जगहों पे मिलता है। लेकिन अब हमने जिन टांकों पे काम करना शुरू किया है, तो मेरा पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम है। तो हैंड एम्ब्रॉयडरी के अंदर इनोवेशन, जो ऐसी चीज़ें हम अब लेकर आ रहे हैं ईस्टर्न अपने हैंड एम्ब्रॉयडरी के अंदर, जो अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं कर रहा, तो उसमें फ्यूजन, ऐसे कपड़े जो मॉडर्न लड़कियां भी पहन सकें, वो उनको ये ना लगे कि ये हमने क्या पहना हुआ है, टिपिकल। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बच्चियां, लड़कियां जिनको आप टेलीफोन कॉल पे, चूंकि उनके लिए आना भी और आपके लिए उनके पास जाना भी मुश्किल है, आप उनको डिज़ाइन समझाती हैं, वो 1 मिनट में समझ जाती हैं? बहुत, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितनी टैलेंटेड ख़वातीन हैं। आपको शायद यहाँ पे एक डिज़ाइनर को समझाना, जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, शायद उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो, उनको प्रोसेस करना इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा टाइम लगे, बट वो इतनी टैलेंटेड हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैंने अपने डिज़ाइंस क्रिएट, कुछ मैं उनसे लेती हूँ जो उनके बने हुए डिज़ाइन हैं, ताकि उनको भी मौका मिले कि जो चीज़ वो बनाती हैं वो आगे प्रेजेंट हो सके, उसको फिर मैं बेहतर करके अपने एंड पे अपने दर्जी, बेसिकली मेरे काम के अंदर जरिया मुआश जो है वो इस क्लास को ज़्यादा है। सो ये क्लास ज़्यादा बेनिफिट हो रही है। जिनके पास सामने आने के इतने मौके नहीं हैं, वो खुद से उस लेवल पे नहीं जा सकते, तो मेरी कोशिश है कि मैं उन सबको इन्वॉल्व कर लूँ। और ये लड़कियां, मैं आपको बता नहीं सकती, ये औरतें भी इसमें, कुछ मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड लड़कियों ने अब काम, जो छोटी बच्चियां हैं अब वो अपनी माओं से काम सीख रही हैं, ताकि ये क्राफ्ट गुम ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए पाकिस्तान के अंदर। वो इस पे काम कर रही हैं, वो अपनी बच्चियों को सिखा रही हैं, यानी रिवाइवल हो रहा है। और देखें, खुद मुख्तार हो रही हैं, ये कितनी अच्छी बात है खालिद भाई। हम देखते हैं अपनी बहनों को, बेटियों को बिलखुसूस, और पाकिस्तान, और आप तो पाकिस्तान से बाहर मुकीम होते हैं, अब जब फिर कंपैरिजन करें तो हमारी बच्चियां, बेटियां कितनी इंडिपेंडेंट है, बिलखुसूस हम जब गाँव देहात की खवातीन की बात करते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया ये। और मैं भी जब यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ आके कि अब वो जो पहले जिस तरह हमारे इलाके पुराने होते थे, अब वो थोड़े मॉडर्नाइज हो गए हैं, और ये इन जैसे जो लोग हैं वो करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और वो लेके आते हैं उनको, और दिन ब दिन जो है वो पाकिस्तान में वो तरक्की की तरफ जा रहा है, और शऊर बेदार हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है, एक्सेप्टेंस माशरे में आ रही है, जो बड़ी अच्छी बात है, जो एक वक्त में मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये मेरी जाती राय है और आपकी राय सर आंखों पे। ये भी बात करते हुए कि कितना टाइम लगता है, यानी जैसे एक डिज़ाइन को कंप्लीट करने में? टाइम तो ऑब्वियसली बिकॉज पूरा हैंड वर्क है, और दूसरी बात ये कि वो काम सिर्फ गर्मियों में करती हैं, उनके पास लाइटिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, तो सर्दी में ऑटोमेटिकली काम कम हो जाता है बिकॉज दिन की रोशनी कम होती है। तो वहाँ पर मुझे कुछ औरतें बताती हैं कि हमारे पास सिर्फ एक बल्ब लगा हुआ है, तो वो बल्ब की रोशनी से हम रात को काम नहीं कर सकते, तो सर्दियों में ये क्राफ्ट कम प्रोड्यूस होता है। गर्मियों में जब दिन बड़े होते हैं तो वो बहुत काम प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये स्लो है, ये फास्ट फैशन नहीं है, ये स्लो फैशन है, ग्रेजुअली बनता है, इसको टाइम लगता है। जो लोगों को बात समझ में नहीं है इतनी इजीली आती, वो कहते हैं कि ये क्यों एक्सपेंसिव है उनको। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना, हाथ का काम है सारा। और दूसरा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इनको लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, बहुत सस्ता इनसे कपड़ा उठाते थे, और ख़ुद 4 टाइम्स प्राइस पे इसको सेल कर रहे थे, और उनको कोई क्रेडिट नहीं जाता था। आई एम द फर्स्ट वन, मैं गारंटी से ये बात कह सकती हूँ कि मैंने इनको क्रेडिट दिया है, बिकॉज इनका 100% क्रेडिट बनता है। आई एम नथिंग विदाउट देम। अभी रिसेंटली भी जब भी वो मुझसे बात करती हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद मी। उसकी वजह ये है कि मैंने उनको, बिकॉज उनके बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती। अगर कोई कहे कि हम इस अपने ब्रांड को यहाँ लेकर आए, आई एम द वन, नो, they are the one, उनके बगैर it's nothing, honestly speaking। देखिए कितनी अच्छी बात है कि आप अपनी ज़ात की नफ़ी करके, बड़े कम ऐसे लोग होते हैं, और आप उन खुशकिस्मत, इसलिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी कि जब आप ख़वातीन ज़ात, बड़े बुज़ुर्ग ये कहते हैं, मैंने तो अपनी नानी दादी, अल्लाह बख्शे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन, हमेशा सीखा बचपन से कि बेटा जब अच्छा करोगे या अच्छा सोचोगे दूसरों के लिए, तो ही अच्छाई वापस लौट के तुम्हारे लिए आएगी। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि आप ये सारा क्रेडिट, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इन बच्चियों की, बेटियों की जो मेहनत है,
आप बता रही हैं जिन जिन इलाकों में जहाँ पे इतनी एक्सेस भी नहीं है, लेकिन फिर पैसे। अच्छा, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी कि आपने यानी उनका काम बिका और आपने पैसे दिए और उन्होंने खुशी से कॉल किया कि ये मेरा काम इन पैसों से हो गया? मैं आपको इस वक्त अगर अपना व्हाट्सएप दिखाऊं तो मैं आपको काउंटलेस दुआएं वॉइस नोट्स में सुना सकती हूँ कि जो मुझे देती हैं। उनमें से एक दो ऐसी हैं जो बिल्कुल स्टार्ट में वो खुद मुझे कहती हैं। मैं अब आई विश आई कुड प्ले दोज वॉइस नोट्स, और मैंने कुछ मेरे पेज पे अगर आप देखें तो हमने पोस्ट भी कुछ उनकी किया हुआ है। वो एक औरत थी, पढ़ी लिखी थी, उसने मास्टर्स किया हुआ था। वो हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम उसने स्टार्ट किया। उसको पता चला कि मैं ये काम करती हूँ, तो उसने मुझे अप्रोच किया, अपने कपड़े भेजे, वहाँ से उसने स्टार्ट किया। तब वो कहती मुझसे मेरे इलाके में औरतें 2500 रुपये की शर्ट खरीदती हैं और वो भी मुझे पैसे बहुत लेट देती हैं, और कुछ ब्रांड्स उससे ले रहे थे। उसने कहा कि मुझे पैसे ही 40-50 शर्ट्स उसकी इसी चक्कर में गायब हो गई, उसको पेमेंट नहीं उनकी मिली। उसने मेरे साथ काम किया, बहुत खुश हुई, उसने मुझे बहुत दुआएं दी। अब वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, वो डायरेक्ट सेलिंग करती है, वो मुझे कपड़ा देती है, जब मुझे ज़रूरत होती है मैं उससे लेती हूँ। बट मैंने उसको इनकरेज किया है कि वो, आप समझ लें कि वो मेरे कंपटीशन लेवल पे आ चुकी है। शी इज़ डूइंग सो वेल। मैंने उसको हमेशा इनकरेज किया है। वो मेरे साथ एक डिफरेंट ब्रांड चला रही है और वो उस पर काम करती है। वो प्राइसेस अपनी मार्जिन रख के अच्छा मार्जिन रखती है, और वो ये बात कहती है कि मैडम आपने मुझसे तब कपड़ा उठाया जब मुझसे कोई कपड़ा नहीं उठाता था। तो अब वो एक अपना ब्रांड चला रही है जो अपने इंडिविजुअल लेवल पे मुझे भी वो प्रोवाइड करती है व्हेनेवर आई नीड इट। लेकिन मैं इनकरेज करती हूँ कि वो खुद से करे। दे शुड डू इट, दे शुड कम फॉरवर्ड, बिकॉज उनको नहीं मिलता, अदरवाइज प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और ये बड़ी अच्छी बात है ख़वातीन ज़ात। कहने का मकसद ये कि ज़िंदगी में इट इज़ नेवर टू लेट इन लाइफ। हम लोग ज़िंदगी में सोचते हैं कि काश हम पहले कर लेते। ज़िंदगी के किसी मोड़ पे भी आप देखिए, दुनिया में, खालिद साहब भी अग्री करेंगे, खालिद साहब, दुनिया में कामयाब तरीन मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद, कोई ये नहीं है कि कम उम्री में तो उन्होंने स्ट्रगल की और फिर जाके ख़ास एज में जाके उन्होंने तरक्की हासिल की। बिल्कुल इसी तरह ही है। और ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो इंसान जो है वो अपना वो पहले मेहनत ही करता है। ऐसा ही है, मेहनत से फिर आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। तो वो फिर आज जाके फिर वो तरक्की करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो अब जितने भी हम बड़े लोग देखते हैं, और सबका यही था, स्ट्रगल प्रोसेस यही था, सबका ही रहा है, ऐसा ही है। हाँ, तो वो इसी तरह आहिस्ता 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 तक करके वो फिर आसमान को छूते हैं। ऐसा ही। और कुछ लोग होते हैं, एक और बात है, कुछ लोग होते हैं जो आसमान को छू तो लेते हैं, लेकिन उनके जो कदम हैं वो अपने ज़मीन पर जमाए रखते हैं। हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने शोबिस में भी देखे हैं और भी शोबाजात में देखे हैं, कि जैसे उनको थोड़ी सी तरक्की मिलती है, पैसा आता है, तो उनके जो कदम है वो ज़मीन के साथ लगते ही नहीं है। वो 2 फुट हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि उसके गिरने के खतरात ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। असल कामयाबी ये नहीं होती कि आप कामयाब हो गए, एक जगह पे पहुंच गए। असल कामयाबी ये है कि उस कामयाबी में आपने ज़िंदगी के मामलात को, लोगों के साथ डीलिंग को किस तरीके से तवाज़ुन के साथ लेकर चलना। एक बड़ी खूबसूरत बात उसका मफहूम बयान करते हुए कि इख्तियार और इक़्तिदार में लोग बदलते नहीं, ज़ाहिर हो जाते हैं। तो ये ज़िंदगी में याद रखिएगा कि कामयाबी को सस्टेन करके रखना ही तो असल ज़िंदगी का इम्तिहान है। खालिद साहब, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़, और ये मैं हमेशा बात कहती हूँ, अगर हम नदीम साहब, वहीद मुराद साहब के गोल्डन एरा की बात करें, आपको क्या लगता है कि किस हमारे लेजेंड के ऊपर आपकी आवाज़ सबसे ज़्यादा फिट बैठे? मेरा ख्याल कहता है कि वो जब हमने नदीम साहब के साथ प्रोग्राम किया था, आपको याद है, और वो गाना इतना वायरल हुआ, कितना प्यारा। और मुझे याद है कि पीटीवी ने उस गाने को, और जब मेरे पास वो पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि हमारा इस साल का जो बेस्ट सॉन्ग है वो ये वाला है, ये वाला। और नदीम साहब ने मुझे खुद कहा। और ये कौन सी फिल्म का गाना था? मेरे जहन से निकल गई ये फिल्म का नाम, अगर आपके। फिल्म चांद और चांदनी थी। यस, चांद और चांदनी। हाँ जी। और तेरी याद आई हम खुशी में ढल गए। ऐसा ही है। तो कोशिश करेंगे आज भी सुनाने की आपको। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे याद है ख़वातीन ज़ात, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क वीकेंड एट होम के लिए खास तौर पे नदीम बेग साहब ने वक्त निकाला अपना कीमती, और जब ये गाना परफॉर्म किया, खालिद साहब ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया, तो नदीम साहब की आंखें नम हो गई थी। वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग, आपको वो वक्त और वो दौर याद। अच्छा, मुझे लगता है शाहिद साहब पे भी आपकी आवाज़ बैठे। जी, शाहिद साहब के साथ मैंने बड़े प्रोग्राम किए हैं, और बल्कि काफ़ी प्रोग्राम मैंने उनके साथ, लाइव प्रोग्राम भी किए हैं उनके साथ। ज़ाहिर बात है उस वक्त जो जितने भी लोग थे, और क्योंकि हम लोग सभी लोग मसूद राना साहब हो गए, और जितने भी हमारे पाकिस्तान के जो सिंगर थे, और मुनीर हुसैन साहब, और दूसरे भी जो अहमद रुशदी साहब थे,
सभी लोगों के। और मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि मुझे उस दौर में होना चाहिए था। तो जब मैं कभी कभार घर में बात करता हूँ कि मुझे उस दौर में होना चाहिए था, तो वो घर में कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको इसी दौर में ही होना चाहिए था। तो ज़रूरत वो एक्चुअली उस वक्त जो कदरें थी, तो उस वक्त जो आप ये कह लीजिए कि जो वैल्यूज़ थी, जो वैल्यूज़ थी, और जो ये शोबिज़ में जो लोग आए और उन्होंने काम किया और उनको बड़ी अच्छी शोहरत मिली। बिल्कुल, और वो काम भी ऐसा ना, देखें अनम, हम बात करते हैं नदीम साहब के दौर की, वो गोल्डन एरा है कि ऐसा खूबसूरत काम हो रहा था। फिल्म स्टूडियोज़ आबाद थे ख़वातीन ज़ात। और हमेशा ये बात याद रखिएगा, मैं ये बात कहती हूँ, जैसे अनम के केस में भी, अब अनम सिर्फ कपड़े बनवा के वो कपड़े सेल आउट नहीं कर रही, बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला के हुक्म से ये रोज़गार फराहम कर रही हैं और उनके घर के चूल्हे जल रहे हैं। तो इसी तरह जब फिल्म्स बनती हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है सिनेमा जाके कहना कि नहीं ये फिल्म अच्छी नहीं है, बुरी है। आप ये सोचें उसके पीछे जो मेहनत है, कितने महीनों की और कितने लोगों के रोज़गार वाबस्ता हैं उस फिल्म एक जो 3 घंटे या 2.5 घंटे की चलती है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि अपना वर्डिक्ट देने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिए कि कितने लोगों के रोज़गार वाबस्ता होते हैं। ये भी बड़ा ख़ास करम होता है ना, यू फील ब्लेस्ड एज वेल कि जब आप बच्चियों का रिस्पॉन्स देखती हैं जिनकी काम को सराहा भी जाता है। बिल्कुल, मैं तो समझती हूँ कि मैंने मल्टीपल चीज़ें ट्राई की थी पहले, 1-2 बिजनेसेस अच्छे सक्सेसफुल भी हुए, बट इस काम के अंदर जो सक्सेस और जो फुलफिलमेंट है ना, ऑनेस्टली वो मुझे आज तक, मुझे नहीं लगता कि ना मुझे किसी और चीज़ में मिलेगी या मुझे आज तक किसी और चीज़ में मिली है। बिल्कुल ठीक। इसमें सिर्फ एक तो मैं काम बहुत एंजॉय करती हूँ जब मैं करती हूँ, और दूसरी बात है कि जब वहाँ से चीज़ें बन के आती हैं और जो मैं फ़ोन पे एक बात या व्हाट्सएप के ऊपर उनको तस्वीरें भेज के जब एक चीज़ मेरे सामने वो बन के आती है, वो जिस तरह समझ के बनाती हैं, उसकी खुशी, फिर उनका ज़रिया मुआश, फिर और बहुत सारे लोग हैं, दर्जी हैं जिनको मैंने इंगेज किया हुआ है, जिनके पास काम नहीं है, उनको मैंने काम दिया है, उनको मैंने मल्टीपल लोगों को मौका, मैं ये नहीं करती कि बस ये इसका अच्छा, मैं खुद ट्राई करती हूँ पहले। मैंने कुछ अपने सैंपल्स वेस्ट कराए हैं, मैं ट्राई करती हूँ, पहले मैं ट्राई करती हूँ, उनको मौका देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये बिल्कुल नहीं इस फिट एंड बैठ रहा, हाँ, तो फिर ठीक तो है, फिर मैं उनको लेट गो करती हूँ। वरना मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सबको जो इन्वॉल्व, जिनको मैं कर सकती हूँ इस चीज़ के अंदर, मैं उनको करूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे अब जो आपने काम पहना, मैं बल्कि कहती है अनम कि आज मुझे अनम का ही काम पहनना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। अनम, जिस तरह ये आपकी शर्ट है फॉर एग्जांपल, ये इसके बारे में ज़रा बताइएगा, इसका क्लोजअप भी ज़रा दिखाइएगा प्लीज़ जी। अच्छा, अब जो ये पूरा हाथ का बना हुआ काम है, सारा पूरा हाथ का बना हुआ है, बिल्कुल ये सारा हाथ से बना हुआ है और इसको बलोची टांका कहते हैं। ये बलोची टांके में बना हुआ है। सो डीजी खान का बेसिकली कच्चा पक्का टांका बहुत मशहूर है। तो अब ये जो चीज़ जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये अब हमने थोड़ा सा आगे जाना शुरू कर दिया है। सो बलोची टांका और एक और बड़ा स्पेशल किस्म का टांका है जो अब मैं लॉन्च करने जा रही हूँ इन अबाउट 2 वीक्स। वो मेरे काम बन रहा है। ठीक है, वो बिल्कुल नया काम है, वो कभी किसी ने नहीं देखा, और वो औरतें, वो बिल्कुल डेजर्ट एरिया है जहाँ से बन के आ रहा है। मैंने अपने पेज पे उनकी वो वीडियोस, और मैं सिर्फ अपना काम डिस्प्ले नहीं करती, मैं उनकी स्टोरीज भी डिस्प्ले करती हूँ। अच्छा, वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात। उन औरतों की, बिकॉज वो अलाउ नहीं करती फेस दिखाना, तो कुछ कवर्ड होती हैं, कुछ एरिया हम कवर कर लेते हैं। मैक्सिमम उनको कवरेज जितनी मैं दे सकती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने पेज पे उनको दूँ। ठीक है, ये कितना टाइम लगा जिस तरह इस एक शर्ट पे, और ये हैंड का सारा हाथ का काम है? अगर मैं कहूँ कि मैंने ये एक शर्ट बनवानी हो तो इसको, और अगर एक औरत इसको बनाए तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है उसको 10 से 12 दिन इसको मुकम्मल करने में, शायद इससे भी ज्यादा टाइम लग जाए। ये तो कुछ भी नहीं टाइम है, वरना तो महीनों लग जाए। महीनों लगते हैं। मैं तो सिर्फ आपकी इजाजत से, अगर शॉर्ट में मैं, चूंकि ऑब्वियसली यू वेयरिंग द शर्ट, मैं नहीं चाहती जरा ये सिर्फ दिखाते हुए आप ये देखें कि ये सारा काम और कितनी नफासत से ये हुआ हुआ है। अगर ये हम शॉर्ट दिखा सकें, ये बाजू इनका, ये देखिए कितनी नफासत से, जहाँ जहाँ पे भी, कहीं पे भी लेफ्ट राइट मुझे कोई माजिबीन, ये देखिए। मैं सिर्फ इस वजह से ख़वातीन-ओ-ज़ात ये दिखाते बताते हुए कि हमारी पाकिस्तानी बच्चियां, बेटियां, बहनें, उनको अगर प्लेटफॉर्म दिया जाए या वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए या खुद एतमादी दी जाए, तो देखें किस किस तरीके से कितनी हमारी बच्चियां, बेटियां, बहनें जो हैं वो टैलेंटेड है माशाल्लाह से। और 10 से 12 दिन मैं आपको तब कह रही हूँ कि अगर वो सब काम काज छोड़ के सिर्फ ये बनाए, एक्चुअली वो घरेलू काम भी करती हैं, घरों में अपने खाने बनाना, बच्चों को देखना, ये सारे काम के साथ वो इसके लिए वक्त निकालती हैं। हम शहरों में हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हम बच्चे भी देख रहे हैं, हम वी आर वर्किंग वुमेन, और हम उस चीज़ को बहुत वो करते हैं कि हम तो बहुत चीज़ें इकट्ठी एक साथ करें। लेकिन वो ये सब करती हैं, वो अपने बच्चे, चीज़ें, हर चीज़ मैनेज करती हैं। और मैंने उनके बच्चे ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल निगलेक्टेड हैं। अब जो उनकी बच्चियां आ रही हैं वो कढ़ाई का काम भी सीख रही हैं और वो पढ़ भी रही हैं। वो अब जो नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है
वो कढ़ाई का काम भी करेगी और उनकी मैंने उनसे बातचीत करके देखी है, उनका वो इस चीज़ को और बेहतर लेके चल रही हैं। बहुत अच्छी बात अपनी जैसे आप कुछ हैं जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट क्लियर की है, कुछ ग्रेजुएशन में लाहौर आई हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो काम भी सीखती हैं, वो छुट्टियों में वापस जाएंगी, वो काम सीखेंगी, ये भी करेंगी और पढ़ेंगी। बिल्कुल ख़वातीन साहब, देखें ना, हमारी बच्चियां, बेटियां, बहनें, उनको वो खुद एतमादी दी जाए तो ज़िंदगी के किसी शोबे में भी वो ना सिर्फ अपने ख़ानदान का बल्कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन बैनुल-अक़वामी सतह पे करती हैं और कर रही हैं। खुदारा सिर्फ उनको वो खुद एतमादी चाहिए। और अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में वक्त के साथ साथ और शऊर बेदार हो गया है कि वो ट्रस्ट और वो जो मान है उसको बेटी हमेशा कायम रखती है। बस ये कहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, मुझे बताइएगा, हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है? अच्छा, हमने गाने की तरफ बढ़ना है और अनम हमारे साथ ही रहेंगी ख़वातीन हज़रात, और माजिबीन भी हमारे साथ हैं। इतनी गज़ब की खुशबू आ रही है भाई, उफ़ भाई, तिल वाले नान होने चाहिए साथ इसके, ऐसा ही है कि नहीं? आज हम सिंधी बिरयानी बना रहे हैं। मुझे लगा सालन बन रहा है, बिरयानी कब से बनना शुरू हो गई है? तय वाली बिरयानी है ना, तो इसलिए उसका जो कोरमा रेडी किया है उसकी खुशबू आ रही है। आप कोरमा साइड पे थोड़ा सा कर दें हमारे लिए, हम तिल वाले नान तो नहीं है जी, हैदराबादी तो नहीं है। अच्छा, वैसे मेरे जैसा तो जो है ना शख्स, वो तो ना, आप लोगों ने कितना हंसना है, लेकिन कुछ नहीं होता, हंसें। चावल भी रोटी के साथ खा रहे होते हैं, मैं उनमें से हूँ, बस चुप कर जाएं, इसमें और कोई बात नहीं होगी। ख़वातीनों ज़्यादा बातचीत का सिलसिला जारी है। खालिद साहब मौजूद है, आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन सेगमेंट पे बार बार मेरी नज़र जा रही है। माजिबीन, काम हो रहा है माशाल्लाह? बिल्कुल हो रहा है, अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। खालिद साहब ने कुछ बोला है माइक में? आज कुछ खिलाई दें आप अपना। हाँ नहीं, कुछ नहीं, वैसे वैसे आपको खिलाएंगे। वो तिल वाले नान लेने गया है, सड़क पे फंस गया है, वो टायर पंचर हो गया उसकी बाइक का, लड़के की। तो इस वजह से अब ज़्यादा सच ना बुलवाएं आप, इंशाल्लाह मिल जाएगा। हमने टेस्ट भी कराना है खालिद भाई को। अच्छा जी, खालिद बेग साहब प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ द वेरी टैलेंटेड और ख़ास तौर पे जिस तरीके से बच्चियों, बेटियों, बहनों की को ये प्लेटफॉर्म अनम रहमान राना प्रोवाइड कर रही हैं, सिलाई कढ़ाई के जो उनका टैलेंट है उसको पूरी दुनिया में मुतारुफ़ करा रही हैं। उस हवाले से हमने इनको आज दावत दी है। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया। ख़वातीन साथ, ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी बच्चे की जो तरबियत है, और तरबियत, तालीम और तरबियत, ये दो ऐसे अल्फाज हैं जो इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते हैं। माँ की गोद हमेशा बच्चे की पहली दर्सगाह होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे के लिए घर का माहौल है, बचपन से अगर वो पॉजिटिव होगा, और इस तरबियत में सिर्फ माँ का ही नहीं बल्कि बाप का भी, और जितने बड़े भी घर के अंदर रह रहे होते हैं उनका एक बड़ा अहम किरदार होता है बच्चे की शख्सियत को मोल्ड करने में। किस तरीके से बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप पॉजिटिव अंदाज से किया जाए कि बच्चा एक बाशऊर शहरी बन सके, इंडिपेंडेंट हो सके, ताकि ना सिर्फ वो अपना ख्याल रख सके बल्कि माँ बाप का नाम रोशन करके मुल्क का भी नाम रोशन कर सके। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, इसलिए किसी तारुफ की मोहताज नहीं कि आप इनको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे भी देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे मैं चाहती थी कि प्रोग्राम में आए और इस हवाले से बात की जाए। वी हैव विद अस मलिहा लतीफ़ असद साहिबा, जो कि साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन थेरेप्यूटिक काम कर रही हैं बच्चों के हवाले से बिलखसूस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिहा, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू जी। अच्छा जी, यू लुक लवली माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा जी, मलिहा जी, नाउ एंड देन जहाँ पे मेरी इस्लाह की ज़रूरत हो ज़रूर आप कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यू द एक्सपर्ट माशाल्लाह से। बच्चों के लिए जो पहली दरसगाह है वो माँ की गोद है, तो इसका मतलब हुआ कि जो घर का माहौल है वो पॉजिटिव होगा, तभी जाके बच्चा स्कूल में भी वो पॉजिटिविटी दिखा सकेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑब्वियसली अर्ली ईयर्स में माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो माँ बाप दोनों का रोल ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर हम देखें तो माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे वन से नर्चरेंस, जिसको तरबियत कहते हैं, एक पौधे को पानी देना है, खाद देनी है, लाइट चाहिए, वो सारा कुछ घर के माहौल से आता है। माँ बाप का रिलेशनशिप, बच्चे को कितनी सिक्योरिटी मिलती है, बच्चा कल को बड़े होकर क्या एक शहरी बनता है एज अ टीनेजर, एज एन एडल्ट, उस सारे की बेस ही बचपन में है, चाइल्डहुड के अंदर है। सारा कुछ बच्चे को बचपन में अगर प्यार, मोहब्बत
उसको फिजिकल टच, उसको पॉजिटिव इमोशंस का एक्सप्रेशन दिया जाए, ना कि क्रिटिसाइज़ किया जाए, तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम वैसे क्यों हो, ये क्यों नहीं हो रहा, वो तुमसे क्यों नहीं किया, तुमसे पढ़ा नहीं जाता, तुमसे ऊंचा बोला नहीं जाता, तुम शाय क्यों हो, तुम लोगों के सामने बात क्यों नहीं करते। या मवाजना किया जाए कि तुम्हारा कजन तो ऐसा है, या तुम्हारा बड़ा भाई या बड़ी बहन, छोटी बहन तो ऐसी है, तुम क्यों नहीं ऐसे, तुम क्यों नहीं ऐसे। उससे ये होता है कि आपको ना, आप समझें, आपकी सेल्फ स्टीम पे, आपके इमोशंस पे बड़ा बुरा एक डेंट पड़ जाता ठीक है। है। बच्चे अपेरेंटली फेस से लगता है इसको तो समझ भी नहीं आ रही, हमने तो वैसे ही कह दिया था, ये तो बच्चा, इसको क्या पता, लेकिन बच्चे को सब कुछ पता होता है। बिल्कुल जी। मलिया जी, मैं आइन में इफ़ यू अग्री विद मी ज़रूर, मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे लगता है, वक्त के साथ साथ अनम आप भी वालिद हैं, खालिद साहब मैं आपसे भी ज़रूर बात करूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रोटेक्ट करना और लाड प्यार भी बच्चे को तबाह कर देता है या ख़राब कर देता है। बिल्कुल ऐसे देखें, 3 से 4 किस्म के ना पेरेंट्स के स्टाइल्स होते हैं। एक होता है अथॉरिटेटिव पेरेंट, वो डिसिप्लिन करता है, लेकिन अगर टू मच रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए तो भी बच्चा जो है एक डिविएट करता है, बाकी बच्चा बनना शुरू होता है। एक होते हैं परमिसिव पेरेंट, वो जो आप कह रही हैं ना कि किसी चीज़ पे रोक टोक का बिल्कुल ना होना, जो दिल में आ रहा करो। स्पेशली आज के दौर में जिस किस्म के 2-2 बच्चे हैं घर में, हर चीज़ गैजेट्स मिल रही हैं, खाने पीने को मिल रहा है, फूड ऑर्डर हो रहा है, खुला पैसा मिल रहा है, सो वो चीज़ें परमिसिव पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बच्चे फ़ायदा लेते हैं। और एक बिल्कुल ही जी नेग्लिजिबल पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं जियो मरो, कुछ करना है करो, बड़ा तो हो ही जाना है। अनफॉर्चुनेटली ये भी एक है, मैंने देखा है, अनफॉर्चुनेटली ये भी टाइप मैंने बिल्कुल। तो ये जो इस किस्म के है ना कि बिल्कुल बच्चे की पढ़ाई, ग्रोथ, पर्सनैलिटी, उसके इमोशन, सेल्फ इस्टीम, बच्चे का कैसा बन के कल को वो आपकी अगले आने वाली जनरेशन में कैसा एक फ़र्द बनेगा, तो उसकी सारी बेस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे को टाइम दें। बच्चे से टाइम देने का ये नहीं मतलब कि आप यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठे हम अपने गैजेट्स पे हैं। आपने इमोशनल स्ट्रोक्स देने हैं, आपने प्यार करना है, मोहब्बत करनी है, आपने बातों से जाहिर करना है कि बेटा तुम्हारी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ। छोटी छोटी बात से ही बच्चा खुश हो जाता है। बच्चा होता है, मासूम होता है, तो छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा फ़र्क डाल रही होती है। बिल्कुल सही। अनम, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के ऊपर कुछ डूज एंड डोंट्स रखने चाहिए। आप भी एक वालिदा हैं, ज़रूर ये भी हम देखते हुए कि अगर बच्चे को एक पॉकेट मनी दे रहे हैं तो फिर बच्चे से पूछा भी जाए, अगर वो जल्दी ख़त्म कर रहा है, कि बेटा वो पॉकेट मनी किधर ख़त्म हुई। मैं अपनी बेटी को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी देती हूँ, और अगर वो जल्दी ख़त्म हो जाए तो आई आस्क हर कि बेटे ये कहाँ ख़त्म हुई, और तुम्हें इस महीने के लिए तो इतने पैसे मिले थे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। दिल तो करता है आप अपने औलाद के लिए करें, लेकिन आपने फ्यूचर टर्म में भी देखना होता है कि बच्चे के लिए क्या चीज़ ठीक है, क्या नहीं। बिल्कुल, इससे बच्चे के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उसको पता है कि मैं इस चीज़ का जवाब दूँ। वो जाके, अगर कुछ लोग हैं जैसे चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड बस कर देते हैं, दे देते हैं कि आप ये रखें, ये पैसे ले लें। बहुत छोटे बच्चे, उनके हाथ में पैसे दे दिए जाते हैं, बस वो जाके, उनको कॉन्सेप्ट भी नहीं होता, वो जाते हैं शॉप पे चीज़ें खरीदते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। सो आई थिंक आप रखें, लेकिन आप एक लिमिट लगाएं कि आपको, अगर आप ये आपको तब मिलेगा अगर आप ये चीज़ करोगे। बिल्कुल, ये नहीं कि बस आप बच्चे को इंसेंटिव होना चाहिए बच्चे को, और वो इतना भी इंसेंटिव नहीं होना चाहिए कि वो बस करे ही तब के उसको ये चीज़ मिल रही है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। सो एक बैलेंस है, ये बड़ा आइडियल बैलेंस है जो फाइंड करना ऑब्वियसली मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है, बिकॉज हम भी नए पेरेंट्स हैं, बच्चों को रेस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन इम्पोर्टेंट, खासा बचपन में हमें तो चोटें लग जाती थी भाई, दांत भी टूट जाता था, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मुझे आज भी याद है, मैं तो आई वॉज द स्पोर्ट्स कैप्टन लाहौर ग्रामर की, तो जब तक कि कोई इधर से खून ना निकले, चोट ना निकले, तो अम्मी और अब्बू कहा करते थे बहादुर बनो, और वो इतनी चीज़ बैठी आज भी, दैट हैज़ हेल्प्ड मी इन द लॉन्ग टर्म। आपने सबसे पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तालीम और तरबियत, तो इसलिए आपने देखा होगा अक्सर किताब के ऊपर पहले ये लिखा होता है कि तालीम और तरबियत। और मैंने अक्सर अपनी ज़िंदगी में मैंने ये देखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू नाउ, आई बिलोंग टू एजुकेशनलिस्ट फैमिली। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक, मुझे याद है कि मैंने आज तक कभी किसी के साथ एक दफ़ा किया था ज़िंदगी में, एक दफ़ा कभी किसी के साथ रूड नहीं बोला। ऐसा ही है। कभी अगर मोबाइल पे हूँ तो मैंने कभी किसी को वो अपना जो थंब है, मैंने हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ, यानी कि हर काम पे पॉजिटिव रहा हूँ। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनकी तालीम तो उन्होंने हासिल कर ली है लेकिन तरबियत नहीं हुई। अग्रीड। और इसने मेरे बहुत सारे लोग मेरे सामने, मैंने उनके साथ काम भी किया है। बात वही आ गई जो मैंने आपको कहा है कि जब आप पढ़ लिख के इंसान जब एक बड़ा इंसान बनता है, बड़ा इंसान तभी होता है जब उसका अखलाक अच्छा होता है। और अगर आपका अखलाक ही अच्छा नहीं है
तो उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। आई टोटली अग्री कि जब तक कि आप लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, उन डिग्रीज़ का भी अनफॉर्चुनेटली। मैडम आपसे ज़रूर मोटे मोटे पॉइंटर्स कि बच्चों को आज के कल के माहौल में गैजेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इससे दूर भी नहीं किया जा सकता, बच्चों को वो ज़रूरत है आज के दौर की। किस तरीके से बच्चों की तरबियत की जा सकती है जितना आपका बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन है? देखिए आजकल बड़ा ट्रिकी दौर है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो मैं देखती हूँ जिस टाइम से हम गुजरे और जो आजकल के बच्चे जिससे गुजर रहे हैं, क्योंकि वही वाली बात है, आप सोशल मीडिया से या गैजेट से बहुत दूर रख नहीं सकते, बिकॉज स्कूलिंग, ऑनलाइन सिस्टम, ईमेल्स, बहुत कुछ उस पर आगे, प्लस उसके अलावा रिक्रिएशन के लिए बच्चा मांगता है। रिसर्च भी अब कहती है 6 ईयर्स ऑनवर्ड्स 2 घंटे के लिए टाइम है, आप दे दो। ठीक, अब उसमें बैलेंस की बात है, असल बात ही बैलेंस की है कि आप बच्चे के साथ टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं, बच्चा गैजेट पे कितनी देर के लिए बैठ रहा है, क्या वो गैजेट टीवी के फॉर्म में है, 2 बहन भाई इकट्ठे देख रहे हैं या कोई अकेले देख रहे हैं, आप बेड टाइम पे कितना स्पेंड कर रहे हैं टाइम। बेड टाइम स्टोरीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप बच्चे को स्कूल भेजने के लिए क्या साथ सुबह उठ के उसको तैयार कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं, उसमें बच्चे बड़ा स्ट्रेस आउट फील करते हैं। स्पेशली वो मोमेंट्स से बच्चे एंशियस होते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, उस टाइम पे पेरेंट्स का बच्चे के साथ होना बहुत ही ज़रूरी, बिल्कुल एक्स्ट्रा ज़रूरी है। ठीक, और डेली रूटीन में तो सब साथ हैं ही। आप मैं वो कहती हूँ कि बच्चे को ना सिखाने से ज़्यादा बेहतर है मॉडल बन जाए बच्चे के। अग्रीड, टोटली। जो रोल मॉडल आप पेरेंट्स, जो बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है, उससे उसको कहने से नहीं आएगा। सो जो चीज़ अगर आप प्रीच कुछ कर रहे हैं, खुद कुछ कर रहे हैं, तो बच्चा कभी नहीं सीखेगा। सीखना वही है जो बच्चे ने देखना है। बिल्कुल सही। माँ बाप रोल मॉडल्स कैसे बन सकते हैं, ये ज़रूर बात करते हुए, और तरबियत में बाप का भी बड़ा एक अहम किरदार होता है, आप बाप को अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, माँ बाप ने मिल के ही चलना है। सो एक तो पहली बात तो ये कि अगर पेरेंट्स के देखें अनफॉर्चुनेटली अगर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं तो वो बच्चे के सामने आने नहीं चाहिए, वो एक अलग रूम में ही रहने चाहिए। और अगर नहीं है और आप बच्चे को इक्वली लेके चल रहे हैं, आपका मील टाइम इकट्ठा होता है, आप बच्चे को स्कूल से आने के बाद उनसे पूछें उनका दिन कैसा गुजरा, उनके फ्रेंड्स कौन हैं, उनकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लें, दिलचस्पी लें। जितना बच्चे की लाइफ में इंटरेस्ट लेंगे आप उन्हें गाइड सकेंगे, कर सकते हैं कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। ये देखिए आजकल बच्चे हैं और हर तरह के बच्चे भी हैं, आप इन बच्चों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो, आप इन बच्चों से मिलो, क्या करना है, आपके बच्चे में कौन सी चीज़ें हैं जो खुशी का बायस बन रही हैं। हमें बच्चों को एक खुश इंसान होना चाहिए, खुश बच्चा होना चाहिए, ना कि वो एंजाइटी या पढ़ाई और स्ट्रेस इन चीज़ों के अंदर रहें। अब वो चीज़ें भी हैं, स्कूल्स में प्रेशर्स भी हैं, सब कुछ है, येट वी कैन मेक देम हैप्पी चिल्ड्रन। बिल्कुल, और IQ के साथ साथ अब वक्त ने ये और स्टडीज़ ने साबित किया EQ, इमोशनल क्वोशंट, यानी सोशल स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ज़िंदगी में। मैं कतन ये बात नहीं कह रही, इसको गलत अंदाज में कोई ना ले कि ग्रेड्स नहीं लेने चाहिए, ज़रूर पढ़ें, लेकिन ओवर स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी वजह से आपकी शख्सियत पे, बच्चे की शख्सियत पे मनफी असरात नहीं मुरतब होने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल डीलिंग में सोशल स्किल्स बहुत काउंट करती हैं। आप देखिए किसी भी शोबे से आप वाबस्ता हो, जब तक सोशल स्किल्स आपकी अच्छी नहीं होंगी तो फिर वो ग्रेड्स का भी अनफॉर्चुनेटली फ़ायदा नहीं होता। तो पब्लिक डीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं बच्चे की शख्सियत को मुकम्मल करने में। अनम, चूंकि इस सेगमेंट में हमने आपको खुदा हाफिज़ भी कहना है, ज़रूर बात करते हुए बाकू में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली हैं, दैट्स अ बिग ऑनर फॉर अस। जी बिल्कुल। सो बेस्ड ऑन दिस जो मैं काम सोशल इम्पैक्ट का काम था, औरतों को जो मैं इन्वॉल्व करके काम कर रही हूँ, सो उसकी वजह से मुझे शॉर्टलिस्ट नॉमिनेट किया गया है। तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। मैं नर्वस भी हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची भी अभी रिसेंटली उसने आर्ट बीट कंपटीशन नेशनल लेवल पे जीता है। तो जो नेशनल लेवल पे जब हमारी ये बेटी जो आई नहीं, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बेचारी सोफे पे बैठी नहीं है, बड़ी उदास हो रही है, वो आना भी चाह रही थी, बल्कि बच्चों की बात हो रही थी। तो मैं उसमें आई वांट टू ऐड समथिंग कि बच्चों को बहुत अर्ली एज से जो आप काम कर रहे हैं ना, आप उनको काम की आदत भी डालें। आप उनको अगर बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, अब जैसे मैंने अपने अभी रिसेंटली मेरा एग्जीबिशन था तो मैंने इसको इन्वॉल्व किया, मैंने इसको कार्ड्स दिए, मैंने कहा आपकी जॉब है और आपको इसकी सैलरी मिलेगी। तो इस तरह से आप बच्चों को शुरू से ही इन्वॉल्व करें, काम का भी उनको पता होना चाहिए, वरना बच्चे बड़े हो जाते हैं एकदम से और उनको ये नहीं पता होता कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है, बिल्कुल हमने क्या करियर चूज करना है। वो बिल्कुल
ऑल ओवर द प्लेस होते हैं। बिल्कुल ऐसा सो ही। इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे आप बात करी थी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों को डायरेक्ट करना कि आप इस तरह आप उनको ऑप्शंस दें, और एक फिर वो इवेंचुअली उनको जो पसंद है डायरेक्शन वो ले लें, बिल्कुल। अपनी मर्जी से लें, बट पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो उनको वो डायरेक्शन प्रोवाइड करें। प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, बेटी का नाम क्या है? बेटी को तो बुलाते हैं ना, असल स्टार और सेलिब्रिटी तो वो है, क्या नाम है इनका? अनाया हारिस। अनाया जानी, आ जाए जल्दी से खाला के पास। भैया अनाया आई नहीं है, जरा क्लैप हो जाए खालिद साहब, हैं ये बहुत जरूरी है। आ जाए, कम 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 ऑन डार्लिंग, जल्दी से शूज पहन के आ जाए, क्योंकि खवातीन हज़रात फिर बच्चियां बेटियां आती हैं तो सेट के ऊपर आना बड़ा जरूरी होता है। पर मलिया जी, यू अग्री दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बैलेंस करके रखें और कंपैरिजन ना करें। भाई ये आ गई मलिहा, इतने इन्होंने भी यही वाले कपड़े पहने हुए, बिल्कुल हैंड एम्ब्रॉयडरी Very पहन nice. के आई है स्पेसिफिकली कि टहल मैंने टहल के आ रही हैं, ये कल तक इधर पहुंचेंगी तो इसको मैं पकड़ के ले आती हूँ। अल्लाह, ये देखा है जरा आपने माजी भी मलिहा को, वाह जी वाह, आ जाइए, आए अनाया, क्लैपिंग हो जाए भाई अनाया के लिए। अच्छा जी, माइक ये वाला चल रहा है, ओके। अच्छा जी, क्या हाल है जानी? हाँ ठीक है। नहीं ये क्या थम्स अप इतना है? खाला के प्रोग्राम में आए, बताएं कैसी हैं आप? गुड। गुड। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं जानी, आप प्यारी हो या मुझे प्यारी लग रही हो? पारी हो कि पारी लग रही हो, बताओ। कहो मैं प्यारी हूँ ना, बोलो। कहो मैं प्यारी हूँ, आपको प्यारी इसीलिए लग रही हूँ। हाँ अच्छा, कौन सी क्लास में हो ये बताओ? केजी ब्लू। केजी ब्लू है? मुझे तो रेड पसंद है। आपको पता है मैं केजी रेड में हूँ। वो मैं मिल्क ज़्यादा पीती हूँ ना, इसलिए लंबा कद हो गया है मेरा। हाँ अच्छा, मामा अच्छा काम कर रही हैं कि नहीं ये बताएं? अच्छा काम कर रही हैं। वेरी गुड। मामा को कुछ कहना है आपने? अच्छा, फ्रेंड्स देख रही हैं, फ्रेंड्स को कुछ कहना है? अच्छा मुझे बताओ, खेलती क्या हो, प्ले क्या करती हो, क्या प्ले करने का शौक है? बैडमिंटन, टेनिस, क्या खेलने का शौक है आउटडोर एक्टिविटीज? फुटबॉल। बताएं। स्विंग्स पे। स्विंग्स पे, वाओ। और फुटबॉल खेलती हो? शाबाश। खवातीनों साथ ये देखिए, हमारे बच्चे जो हैं इनको आउटडोर एक्टिविटीज़ में, मलिहा जी यू एग्री विद मी कि आउटडोर जानी इधर ही बैठ जाओ, आउटडोर एक्टिविटीज़ में अगर बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, दैट इज़ ऑल्सो हेल्दी। दैट इज़ वेरी वेरी हेल्दी। उसमें आजकल के बच्चे एक बड़े हाइपर एक्टिव बच्चे हैं ना, आउटडोर प्ले में जब होके आते हैं वही अगेन सोशल स्किल्स, इंटरैक्शन, टर्न टेकिंग, बहुत कुछ सीखते हैं। सिर्फ गेम नहीं होती, गेम के थ्रू बड़ी लर्निंग होती है, और वो सिंगल हैंडेड वो गैजेट के साथ से जान छूटती है। बिल्कुल। तो आउटडोर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोकस कंसंट्रेशन के लिए बड़ा अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा आगे अब समर वेकेशंस आनी है, समर वेकेशंस में कोई एक प्लान बता दीजिए माँ बाप के लिए भी, बच्चों के लिए भी, कि किस तरीके से तमाम चीज़ों को बैलेंस किया जा सके। देखिए, एक तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे की रूटीन को ना पूरी रात जागने पे ना डालें। अग्रीड। कि प्लीज़ उसके अंदर ठीक है थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, लेकिन पूरी रात जागने का हाल अच्छा नहीं है, बच्चे की रूटीन बड़ी ख़राब होती है। नंबर 2, उनको एक्टिविटीज़ में डालें, स्विमिंग्स में डालें, गेम्स में डालें, डेली पार्क लेके जाएं, दिन के टाइम पढ़ लें, होमवर्क कर लें, रिलैक्स रखें। बच्चा छुट्टियों पे होता है, खाता पीता भी बेहतर है, हेल्थ भी अच्छी होती है। एंड इवनिंग दे शुड लुक फॉरवर्ड 4-5 के बाद, जब स्विमिंग जाना है, आज हमने गेम्स पे जाना है, स्क्वॉश खेलने, क्रिकेट, जो जिसका शौक है, पार्क लेके जाएं, बच्चों के साथ इंटरेक्शंस हों, जहाँ जहाँ मिल सकते हैं सोशलाइज करें बच्चों के साथ आप भी निकलें, खुद भी जाएं और अच्छा टाइम स्पेंड करें। बिल्कुल। समर ब्रेक इज़ अ गुड टाइम। समर ब्रेक इज़ अ गुड टाइम। खालिद साहब मुस्कुरा रहे हैं इनको देख के। हाँ बेटियां तो वैसे ही इतनी प्यारी होती हैं। हाँ, मैं वो देख रहा हूँ, और बड़ी कॉन्फिडेंट है बच्ची हाँ, माशाल्लाह, और इनकी जो परवरिश है और वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह हुई है, और इन्होंने जो पहना हुआ है वो भी अच्छा। तो असल में वही कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है आपके अखलाक के ऊपर। अग्रीड। मुझे याद है, सुनाऊँ बात थोड़ी सी? हाँ मुख्तसरन, फिर हमने आपके गाने की तरफ बढ़ना है। हम लोग थे, मेरे उस्ताद मोहतरम सुहेल राणा साहब, अल्लाह, आज जाने की जिद ना करो, अकेले ना जाना। हम लोग कनाडा में थे, तो हमारे साथ एक खातून ने मेरे साथ कोई डुएट्स करने थे। तो अब मुझे इल्म नहीं था कि उनका किस मज़हब से ताल्लुक़ है। ठीक है। तो अपना प्रोग्राम हमने किया। प्रोग्राम करने के बाद वो मुझे कहने लगी, कुछ अर्से बाद कहने लगी कि मुझे ना इस्लाम कबूल करना है। वाह। तो मैंने कहा आप मुसलमान नहीं हैं? कहते नहीं, मैं पारसी हूँ और कोयटा से हमारा ताल्लुक़ है। तो मैंने कहा कि आप किसी मस्जिद में चले जाइए, कहीं मौलवी साहब के पास चले जाइए और इस्लाम कबूल कर लीजिए। तो कहने लगी कि नहीं, मैं आपके अखलाक से मुतासर हुई हूँ और आपसे ही मुझे करना है। माशाल्लाह। यानी कि हमारा जब तक हमारा अखलाक अच्छा नहीं होगा, हम बच्चों को वो चीज़ें नहीं सिखाएंगे, तो उस वक्त तक जो है ना वो मुआशरा जो है वो हमारा
तरक्की नहीं कर बिल्कुल। और ख़वातीन हज़रात, वो मलिहा जी ने जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में बात की, यू नीड टू बी अ रोल मॉडल। और रोल मॉडल सिर्फ अपने बच्चों की हद तक नहीं, तमाम बच्चों के लिए, सबके बच्चे एक बराबर हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ऐसा रोल मॉडल बने कि जितने भी बच्चे हैं वो पॉजिटिवली आपकी आदत को अडेप्ट करें और अपनी शख्सियत को मुकम्मल और पॉजिटिव करने के लिए आप एक अहम किरदार अदा करें। अच्छा जी, हमने थैंक यू कहना है। ओके जी, हमने थैंक यू कहना है। जानी, आपने अभी तक बताया नहीं कि आप पारी हो कि मुझे पारी लग रही हो, बता दो ना, बता दो। पारी है मेरे ख्याल में मेरी बेटी, है ना? चलो एक किसी दे दो खाला को। हाँ चलो, मेरा बेटा, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ, कामयाबियाँ, तरक्की दे, आमीन सुम आमीन। मेरी बेटी की आंखों में कभी आंसू ना आए, और अगर आंसू आए तो सिर्फ खुशी के आंसू आए। हाँ, आमीन सुम आमीन। अनम, थैंक यू सो मच जी। और ये आपकी प्यारी सी बेटी, थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट जी। आप नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, अभी बैठे हैं। ओ भाई, इतना घरेलू माहौल बिल्कुल भी नहीं। अभी हमने आपको गाना सुनाना है, आ जाइएगा। और ख़वातीन हज़रात, मलिहा जी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, खालिद साहब भी मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, ये वो ज़िंदगी का हुस्न है लाइव प्रोग्रामिंग में, बिलखसूस पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, जो रिवायतों का अमीन है, अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को अपने ख़ास अंदाज से आज के दौर में लेकर बढ़ते हुए, उसी सिलसिले में वीकेंड एट होम में हमारी ये काविश रहती है कि इन रिश्तों को साथ लेकर चलें और इसी तरह अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से गुजारें। बातचीत का सिलसिला जारी है। खालिद साहब मौजूद हैं। खालिद साहब आ जाइएगा, बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हंस इसलिए रही हूँ, किचन सेगमेंट में शेफ़ माजबीन मौजूद हैं। सिंधी बिरयानी बनी है और मैंने कहा कि ये आलू है, तो माजबीन ने काफ़ी गुस्से से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिंधी बिरयानी बने और आलू ना हो। भाई, आलू के मामले में क्यों इतने लोग जज्बाती हैं? खालिद भाई, आप भी हैं जज्बाती सिंधी बिरयानी, या बिरयानी के मामले में क्या आलू होना चाहिए? नहीं, बिरयानी के मामले में ज़रा दूर हूँ थोड़ा सा। मलिया जी, आप बताइए। नहीं, मुझे बहुत पसंद है और आलू भी बहुत पसंद है। आलू भी, लेकिन आपने देखा है ना कि कुछ ऐसे होते हैं जो लोग बड़े आलू में सिर्फ फ्राइज वो मैं पसंद करता हूँ। हाँ, लेकिन एहतजाजी लोग होते हैं मलिया जी, मेरी बड़ी जानने वाले, वो कहते हैं आलू जब तक बिरयानी में नहीं होगा हम नहीं खाएंगे। ऐसा ही? हाँ, नहीं ऐसा, हाँ अच्छे ऐसा लगते नहीं हैं है, वो अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। लड़ाई नहीं है आलू से। अच्छा जी, रेसिपी तो सुन लीजिए। अच्छा जी, बताएं। असल में सुंदर से हम लाहौर में जो बनाते हैं, हमारे में ट्रेंड नहीं है इसमें आलू ऐड करने का। तो सिंधी बिरयानी में ये एडिशन होता है, या मेमनी बिरयानी में, कि उसमें आलू ऐड होते हैं। बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा होता है टेस्ट है जी, हाँ। ऐसे ही है। अच्छा तो ये कि देखिए, डिफरेंट लुक के लिए मैंने ये किया है कि आलूओं के पीस कट करके बड़े, और उसको मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल के बॉईल कर लिया। अग्रीड। अच्छा, तभी देखें, मैं वही अब इस बात पे आने वाली थी। वो तो ऑन अ लाइटर नोट हमने बात की। ऑब्वियसली जो रेसिपी होती है, इसका कलर आप देखिए कि कितना खूबसूरत जो है वो नज़र आ रहा है। जी बताइए। अब बहुत सिंपल है। आपने चावल जो हैं इसमें सेला यूज़ करने हैं, बिरयानी बनती ही उसकी बेस्ट है। उसको हम 2 घंटे के लिए सोक करते हैं। उसके बाद जब बॉयल करेंगे तो उसमें आपने साबुत गरम मसाला ऐड करना है, लेमन के स्लाइस ऐड करने हैं, नमक डालना है और उसको बॉयल कर लेना है। एक कनी छोड़ देंगे ताकि हम वो दम में उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। सेकंड, जो आपने इसका कोरमा रेडी करना है, वो आपने दही में चिकन डालना है, तमाम स्पाइसेस डालने हैं, साबुत गरम मसाला डालना है और उसको मैरिनेट करके थोड़ी देर छोड़ देना है। उसके बाद प्याज फ्राई करेंगे, जैसे हम कोरमे में ऐड करते हैं, लाइट ब्राउन करके निकाल के उसको ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद इसको चिकन को अच्छा सा फ्राई करेंगे, दही में इसको कुक करेंगे, प्याज ऐड कर देंगे वही वाला। उसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे। जब लेयरिंग करेंगे उसमें टमाटर के स्लाइसेस हैं, उसके अलावा पुदीना है इसमें और हरी मिर्चें हैं, और दम लगा दिया उसको हमने येलो कलर ऐड। ठीक है, ये मैं दिखा दूँ। ये भी देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखिएगा, बिस्मिल्लाह, ये देखिए कितना खूबसूरत। यासिर भाई, अगर हम ये दिखा दें ना तो गज़ब हो जाएगा। ये देखें, ये आपको धुआं भी निकलता हुआ नज़र आ रहा है और टमाटर देखें, लुक एट इट माशाल्लाह से। एक सेकंड में, अगर ये मेरी पकड़ में ये देखिएगा, कमाल है ना माजबीन, क्या कहती हैं आप? जी। और ये देखिएगा, ये लीमू भी इसमें है। दिस इज़ अमेजिंग। ये माशाल्लाह से अभी कुछ ही देर में हम बिस्मिल्लाह सर्व करेंगे। अच्छा जी माजबीन, क्विकली मुझे ये भी ज़रूर बताते हुए कि जो ये रायता आपने बनाया है, खुद बनाया? जी, मिंट रायता है सिंपल। आपने ब्लेंडर में थोड़ा सा
फ्रेश पुदीने के पत्ते और इसके अलावा 1 हरी मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, ज़ीरा, नमक और 2-3 लहसुन के जवे। लहसुन से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ब्लेंड करेंगे, थोड़ा सा दही ऐड करेंगे और इसको हम सर्व कर देंगे। बिल्कुल से एक्सीलेंट जी, वेल डन वेल डन। इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम के एंड में भी एक फाइनल यही प्रेजेंटेशन दोबारा से दिखाएंगे। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ से खालिद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बिलखसूस अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए जो है, और अब अगले जो हमने गाने सुनने वो इनकी अपनी कॉम्पोजिशंस भी इंशाल्लाह होंगी, वो भी हम सुनेंगे प्रोग्राम में। पिछले सेगमेंट से हमारे साथ मलिहा लतीफ़ असद साहिबा मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन थेरेप्यूटिक वर्क कर रही हैं बच्चों के साथ। देख के तारुफ इसलिए करवाना ज़रूरी होता है कि ज़ेर ज़बर पेश की कहीं गलती या गुस्ताखी ना हो जाए, क्योंकि जितने भी मेहमान हैं ख़वातीन हज़रात वो बाइस रहमत होते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है और मैं ज़ाती तौर पे हमेशा ये समझती हूँ कि तारुफ कराने में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए जितने भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान आए। अच्छा जी मलिया जी, हम ज़रूर बात भी कर रहे हैं बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क आके PTV एक मदर इंस्टीट्यूट है, कैसा लगता है एंड यू वॉचिंग PTV वाइल ग्रोइंग अप? बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। वो एसोसिएशन PTV के जब टीवी पे ही देखते थे, मुझे याद है बचपन में हम लोग स्कूल के साथ एक सुहेल राना साहब किसी का प्रोग्राम था, एज स्टूडेंट्स ना हम ग्रेड 3 में थी, हम आए थे, कोई ईद का फन था या क्या था, तो बहुत मजा आया अच्छा, था। आप आई थी इधर? हाँ हाँ, बहुत पुरानी बात, हम आई थी, बड़ा हमें बैलून्स मिले थे, बड़ी खुशी हुई थी। ये वाला स्टूडियो जी जी, यही पता नहीं कौन सा था इनमें से, लेकिन ये स्टेशन यही था। अच्छा, तो कैसा लगा एज अ स्टूडेंट, छोटी सी बच्ची? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तब भी बहुत मजा आया था, अब भी बहुत अच्छा लग रहा है। पुरानी टाइस, पुरानी एसोसिएशन, और जैसे कहते हैं एक सॉलिड चीज, हाँ। कुछ है, सब्सटेंस है इसके अंदर। फिर वो अलिफ लैला के प्रोग्राम्स देखने हैं, वाह, वाह, नीलाम घर की वो पुरानी एसोसिएशन। आपको इत्तेफाक हुआ नीलाम घर जाने का कि नहीं? नहीं, जाने का इत्तेफाक नहीं लेकिन हुआ। कितने मजे मजे के सेगमेंट्स हुआ करते थे। रेगुलरली देखते थे, दिन याद होता था, शौक से देखते थे। हाँ, सेगमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग थे। फिर वो ड्रामा स्टार्ट हो गए, फिर हम भी थोड़े बड़े हो गए, फिर वो दश्त और इस टाइप के कुछ ड्रामास थे, पुराने ड्रामास थे, वो भी बड़े जबरदस्त रहे हैं अपने टाइम अच्छा, के। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आप टीवी के सामने भी आई थी या वैसे सपोर्ट के लिए, क्लैप के लिए आई थी? सपोर्ट के लिए, क्लैप के लिए आए थे। कोई गेम हुई थी, उसमें विन किया था, तो बाद में घर वालों ने बताया था कि तुम पे कैमरा आया था। अच्छा बड़ी खुश हुई थी वो, अच्छा स्टार बन गए। और वाकई में ये वो वक्त है कि जब एक झलक टीवी पे आना और आप स्टार बन जाते थे रातों रात। इसमें तो कोई दूसरे, खालिद साहब PTV एज अ फैमिली मेंबर, और आप भी बड़े हुए हैं PTV देखते हुए, फॉन्ट प्रोग्रामिंग आपकी कौन सी रही है? जी, हमने देखे अलिफ नून बड़ा देखा, फिर 50-50, फिर मेरे उस्ताद मोहतरम अमजद इस्लाम अमजद साहब का वारिस, और फिर अनकही, पता नहीं कौन कौन से ड्रामे हम जो है ना वो अपना देखते थे उस वक्त। और अब यकीन जानिए कि अब वो दौर याद आता है कि कितना मासूम लोग थे। बिल्कुल। और उसमें कोई कबाहतें नहीं थी ऐसी कोई। खालिद साहब, नीलाम घर जाने का तो इत्तेफाक नहीं जी, है? गाया मैंने, उस वक्त तो मेरी जॉब थी ना PIA में। ओके, गाया, बताए ना फिर पहली बार तारिक अजीज साहब को तारिक देखना, अजीज उनका साहब गाया यहाँ मैंने। और आपको याद होगा कि एक खालिद उस्मान साहब थे जो PIA में भी थे और ड्रामों में भी काम करते थे। ठीक है, बिल्कुल तो सही। वो मेरे बॉस भी थे वहाँ पे, वो स्टेशन मैनेजर भी रहे लाहौर में। तो उन्होंने फिर मुझे भेजा था, तारिक अजीज साहब को फ़ोन किया कि इस तरह एक बच्चा आ रहा है, तो इसको अपना वो गाना, तो फिर मैंने गाया था यहाँ पे आके। बिल्कुल सही। और बड़ी अच्छी दाद मिली फिर उस वक्त भी। और अलहमरा में हुआ होगा उसकी जी, रिकॉर्डिंग? अलहमरा में ही वही रिकॉर्डिंग वही होती थी। और लोग बाहर वेट कर रहे होते थे कि कब दरवाजा खुलेगा, रिकॉर्डिंग अभी होगी तो बैठेंगे। और उसके बाद तो फिर मैंने तारिक अजीज साहब के साथ तो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए ना, कि वो मेरे पसंदीदा और मैं उनका पसंदीदा बन गया। और बड़ी बात है, तारिक अजीज साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की पहली मेल आवाज़, अगर पहली मेल आवाज़, खूबसूरत खूबसूरत इंसान थे। बिल्कुल वज़ादार शख्सियत। तो मुझे भी खुशकिस्मती मेरी ये रही है कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की इलेक्शन ट्रांसमिशंस और दर्दाशना की ट्रांसमिशंस जो भी रहीं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, उस पर मुझे तारिक अजीज़ साहब के साथ एज अ को होस्ट काम करने का मौका मिला और बड़ा कुछ सीखने का मौका मिला इन अ पॉजिटिव सेंस, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये वो फॉन्ड मेमोरीज PTV के साथ है ना। मलिया जी, कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं लोगों के, और ये भी बात करते हुए हम बात कर रहे थे ख़वातीन हज़रात ब्रेक पर जाने से पहले कि बच्चों को क्या माहौल देना चाहिए, और तालीम और तरबियत में माँ के साथ बाप का भी बड़ा एक अहम किरदार होता है। नार्सिसिस्ट बिहेवियर, हम ये लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल करते हैं या सुनते हैं, एक तो मुख्तसरन इसको अपने अल्फाज में बयान करते हुए, और इस रवैये का बच्चे की शख्सियत पे, अगर माँ नार्सिसिस्ट है खुदा ना खास्ता या बाप है, तो बच्चे की शख्सियत पे क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं?
कि नार्सिसिज्म बहुत कॉमन होता जा रहा है आजकल। इससे मुराद है एक वो इंसान जो ख़ुद पसंदी का शिकार होता है, जिसको ग्रैंडियोसिटी बोलते हैं, या अपने आप में सिर्फ उसको अपना आप ही आप नज़र आता है। एक ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग होती है, किसी फैंटेसी वर्ल्ड में रहना, अपनी तारीफ़, अपनी एडमायरेशन के थ्रू वो चलते हैं, किसी किस्म की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनके इर्द गिर्द वो ही एक इंसान है जो एग्जिस्ट करता है। उसी को हर कोई अप्रिशिएट करे, उनको सराहे, उनकी बात कही गई है वो रद्द नहीं होगी, और उनको हर तरफ से एक कमांड जो है वो उसको लेके उन्हें चलना होता है। तो इस किस्म के जो लोग हैं ना, अगर पेरेंट्स में इस किस्म का कोई बंदा है तो वो अपने बच्चों को नहीं देख सकता, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट अपने आप को ही देख रहा होता है। पेरेंट्स में देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पेरेंट्स आर वन यूनिट, ठीक है। पेरेंट्स ने ही तरबियत में बच्चे को कुछ देना है। सो अगर पेरेंट्स में कोई नार्सिसिस्ट बैठा है, और अनफॉर्चुनेटली माँ को भी है, बाप को भी है, विच इज़ वेरी कॉमन दीज डेज नार्सिसिज्म। सो होता ये कि उसमें इस किस्म के रवैये आते हैं कि कंपैरिजंस बहुत हैं। मेरा नेफ्यू था, वो बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे बच्चे के अंदर ये नहीं होना चाहिए, बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे से रिलेटेड, मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये ईगो से थोड़ा मुख्तलिफ है। ईगोइस्टिक होना भी, उसमें भी मैं बहुत होती है। नार्सिसिज्म जो ना अपनी दुनिया में खोता है, अपनी दुनिया में जीता है, उसी में रह रहा होता है। बिल्कुल सही। अब इसका हल क्या है? आप क्या ज़ाती तौर पे समझती हैं बीइंग अ प्रोफेशनल कि इंसान की फितरत को बदला जा सकता है, और अगर बदला नहीं जा सकता तो फिर कैसे हल निकाला जाए कि घर का माहौल ना ख़राब हो, कि बच्चे की शख्सियत पे मनफी असरात ना मुरतब हो? देखिए, इसका ना मैं आपको बताऊं सुंदर, इस पे इफेक्ट्स जो है ना आपके मेटल रिलेशनशिप्स पे आ रहे हैं, वर्क प्लेस पे आ रहे हैं। वो लोग जो नार्सिसिस्ट हैं, ख़ुद पसंदी का शिकार हैं, ना वो रिश्ते निभा सकते हैं, ना वो काम पे वर्क प्लेस पे कोई चीज़ सक्सेसफुली है, ना दोस्तियां निभा सकते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़ात से निकलते ही नहीं है। इसमें नुकसानात आ रहे हैं, बहुत मसले मसाइल आ रहे हैं। इसको मैं फितरत का हिस्सा नहीं कहूँगी। एक खुश आइंद बात यह है कि ये हमारे माहौल एनवायरनमेंट से एक टेंडेंसीज के साथ हम पैदा हो गए हैं, ठीक। लेकिन वो जो हमारा एनवायरनमेंट पेरेंट्स ने देना है ना, वो इसको कर्ब कर सकते हैं। एक टेंडेंसी है अगर हमारी नार्सिसिज्म की, या अपने आप में बहुत ग्रैंडियोसिटी की, बट पेरेंट्स की ट्रेनिंग, अगेन जैसे खालिद साहब ने भी कहा, तरबियत की बात है। आप उस बिहेवियर को कर्ब करोगे कि आपसे आगे और लोग हैं, आपने दूसरों को सुनना है, आप भी बहुत अच्छे हैं। बच्चों को इमोशनली सिक्योर करना है, इनसिक्योरिटी नहीं डालनी। तो जो बच्चे जो नार्सिसिस्ट हैं होते कौन हैं? जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनके अंदर एंजाइटी बहुत है, इमोशनली इनसिक्योर हैं, प्यार रिफ्लेक्शन नहीं मिला। एक बात मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत कहती हूँ कि जो हमें मिलता है ना एज अ चाइल्ड, वही हम पास ऑन करते हैं। बिल्कुल ठीक। जिस बच्चे को मोहब्बत मिलती है वो मोहब्बत देगा, जिसको प्यार मिलता है प्यार देगा, केयर मिलती है केयर देगा। सो हमारा काम है कि एज पेरेंट्स बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएं, प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन का बॉन्ड दें। आपका नार्सिसिज्म खुद ब खुद बचपन में ही बैठ जाएगा। बिल्कुल सही। अगर एक घर में बिलफर्ज मिसाल के तौर पे एक शौहर जो है वो इस चीज़ का शिकार है, तो बीवी कैसे डील करे, और अगर बीवी इस चीज़ का शिकार है तो शौहर कैसे डील करे? देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जो तो नार्सिसिस्ट का स्पाउस है ना दूसरा, उस पर बड़ा प्रेशर आता है, ठीक है, बहुत है उसके लिए। तो एक तो वो अपने आप को मेंटली रेडी कर ले, एंड मैं आपको ये बताऊं सुंदर, ये चीज़ें थोड़ी चाइल्डहुड में हैंडल हों तो बेहतरी के इम्कान ज़्यादा होते हैं। टीन एज से चीज़ स्टार्ट होती है और एडल्टहुड में आके तो बहुत ही दिख रही है। हाँ, लेकिन अब मिसाल के तौर पे मैं कता कलामी की माफ़ी, अब ये सब तो नहीं हो सका, तो उस शख्स की शादी हो गई है, अब उसके बच्चे हैं, तो अब कैसे डील किया जाए? वो पार्टनर चाहे मेल है या फीमेल है, कैसे डील करे? यानी अगर शौहर को इशू है, बेगम कैसे डील करे, और अगर बेगम को इशू है तो शौहर कैसे डील करे? देखिए, इसमें मैं एक ही बात कहूँगी कि एक दूसरे को समझो, ठीक है। नार्सिसिस्ट दूसरे को नहीं समझता, लेकिन भी उस बीवी का काम है कि उस नार्सिसिस्ट आदमी को समझे, अंडरस्टैंड करे, जब और उसके बाद आप स्ट्रेटजीज पे आओ। इससे पहले कि आप अपनी फायर खोल दें, आप फिर ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। सो समझो, एक दूसरे को टाइम दो, अपने आप को टाइम दें, क्योंकि अपने इमोशंस भी आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं। और अगर वाइफ में नार्सिसिज्म है तो हस्बैंड पे बड़ा प्रेशर है। बिल्कुल ठीक। यानी कि अगर ख़वातीन ज़ात ज़िंदगी में आप अपनी अना को अगर ख़त्म कर दें, मेरे वालिद साहब हमेशा ये कहते हैं, और आप उनके मुख्तलिफ लेक्चर्स में भी सुनते होंगे खान साहब, कि अगर आप अपनी अना को ख़त्म कर दें और अपने शख्सियत में फ्लेक्सिबिलिटी ले आएँ तो ज़िंदगी में बड़े मामलात आसान हो जाते हैं। फिर चाहे रिश्ते निभाने की बात हो, दोस्तियाँ निभाने की बात हो, प्रोफेशनल वर्क में भी बात करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको थोड़ी सी स्पेस अगले शख्स को ज़रूर देनी चाहिए। अच्छा, मैं खान साहब आपसे भी बात करते हुए, बचपन में ग्रोइंग अप आप कैसे बच्चे थे? पढ़ाई कितनी करते थे, स्पोर्ट्स कितना खेलते थे? नहीं, दोनों तो बराबर थी। अच्छा, बराबर थी। लेकिन एक बात जो मैंने
क़िबला वालिद मोहतरम और वालिदा मोहतरमा से सीखी, वो ये सीखी कि आजिज़ी, हाँ, आजिज़ी और इंकिसारी, असल इंकिसारी आजिज़ी जो है ना वो आपको बहुत ऊपर तक ले जाती है। और वो एक ही बात वो कहते थे कि बड़ों की इज़्ज़त करनी है और छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आना है। और अब तमाम सब कुछ होते हुए भी आज तक हमने कभी ये नहीं कभी किसी को कहा, या किसी हमको छोटा को मिल जाता है या कोई बाहर, अब यकीन जानिए कि एक छोटा बच्चा, ये चंद दिनों की बात है, 3 पहियों वाली साइकिल के ऊपर कुछ बेच रहा था, चीज़ें बेच रहा था, और बेच रहा था तो वो मैं जब बाहर निकला तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं कहा बेटा अंदर आ जाओ। जो कितनी उम्र कितनी होगी उसकी, 8-9 साल होगी। मैं उसको अंदर ले आया, मैंने आया को कहा, मैंने कहा इसको खाना वाना खिलाओ, तो मैंने कहा क्या करते हो, फिर मैं पूछा उससे। तो इसी तरह ही अब वो आता है, उसको कहते हैं, फिर मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने कहा तुम इनके घर जाओ, जाके देखो ज़रा इनको। एक्चुअली ये चीज़ें जो हमने अपने वालिदैन से सीखी हैं ना, कि जितना आप आइज़ी में रहेंगे अल्लाह ताला उतनी ज़्यादा तरक्की देगा। और आप देखें कितनी अच्छी बात है, आपने अपने बच्चे को कहा वो चीज़ ये अब नोट करेगा मलीहा जी, और वही पास ऑन आगे करेगा। और उसमें ये शऊर बेदार होगा कि माशरे में सिर्फ वो अकेला ही नहीं है, उसमें शुक्रगुजारी का अंसर आएगा, और फिर साथ ही साथ तमाम लोगों के एहसासात को साथ लेकर चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे साथ को लेकर चलेगा और उसको एक कम्युनिटी में ओवरऑल माशरे की जो बात है वो चीज़ सीख ली ना, तो यही बचपन से एक बच्चे को ना एक तरफ इंक्लाइन करने की बात है। अग्रीड। घर के अंदर भी है, बाहर भी है, बहन भाइयों में आजकल जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, उनमें एक दूसरे को सुलह सफाई, प्यार मोहब्बत से, पेशेंस पेरेंट्स के अंदर बहुत ज़रूरी है, स्पाउसेस के अंदर पेशेंस, सब्र थोड़ा सा लेके अगर चलें तो मिलकर चीज़ें सेटल हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा स्पेस देने की बात है। उसी तरह से बच्चों को भी समझें, अंडरस्टैंड करें। हर बच्चा मुख्तलिफ है, कोई सेंसिटिव है, कोई इंटरनलाइज करता है, कोई बहुत बोल देता है लड़ाई झगड़े में, उसको रूड कह देते हैं, दूसरा जो सड़ता रहेगा वो निगलेक्ट ही हो रहा होता है। तो हम पेरेंट्स का ये काम है कि हर बच्चे को उस बच्चे की नीड्स को समझते हुए देखें, समझें एंड ट्रीट करें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, प्लेजर एंड एन ऑनर, थैंक यू सो मच जी। जीती रहिए, खुश रहिए। ख़वातीन-ओ-ज़ात, बहुत ज़रूरी कि घर के हेल्दी इन्वायरमेंट में बिलखसूस जो बच्चे हैं उनको ये भी बताना ज़रूरी है कि बड़े बुज़ुर्ग यानी नाना नानी या दादा दादी, उनकी राय को भी सर आँखों पे बिठाते हुए सुनना ज़रूरी है, क्योंकि उनके वो एक्सपीरियंसेस और तजर्बात हैं जो हमसे कई गुना ज़्यादा वो दाना बीना है, दानिशमंद हैं। तो ज़िंदगी हमारी बड़ी बेहतर गुजर जाएगी अगर हम उनकी राय और एक्सपीरियंसेस को अपना के अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। खालिद साहब आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। ख़वातीन-ओ-ज़ात, खालिद बेग साहब। जी ख़वातीन-ओ-ज़ात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और BTS में वीकेंड एट होम के बिलखसूस आपको हम बता देते हैं कि ब्रेक में भी बहुत गुफ्तगू और बातें ऐसी चल रही होती हैं, और ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि जितने भी गेस्ट्स हैं उनको यही लगता है कि वो अपने घर में ही बैठे हुए हैं। और ये पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और वीकेंड एट होम की अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी कि इस तरह का माहौल कि जितने भी मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं वो अपनी दिल की बातें ना सिर्फ शेयर करते हैं बल्कि उनके एक्सपीरियंसेस और तजुर्बात से हमें बहुत कुछ सीखने का मिलता है मौका। हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन भी मौजूद हैं, खालिद बेग साहब भी मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है अगेन हम प्रोग्राम के आगाज़ से, और हर प्रोग्राम में हम एम्फेसिस देते हैं कि स्पोर्ट्स में ज़रूर बच्चों को, चाहे ख्वाह वो लड़का हो या लड़की हो, हमें ज़रूर इनकरेज करना चाहिए, बिलखसूस अपनी बेटियों को। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो बेटे हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो बिलखसूस हर स्पोर्ट्स की फील्ड में अपना और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। इसी तरह के 3 सितारे हमारे साथ मौजूद हैं, वी आर ऑल प्राउड ऑफ देम। बॉक्सिंग की दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पर करते हुए बेशुमार मेडल्स, और मेडल्स इतने हैं कि मैंने कहा कि अगर हम इधर रख देंगे तो ज़रा मुश्किल सी हो जाएगी, तो इनकी ज़बानी, इनकी कहानी ही हम सुनेंगे। मेरी पहली मोअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जी, मोहम्मद काशिफ, जो कि ना सिर्फ बॉक्सर हैं, ना सिर्फ कोच हैं, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब बॉक्सिंग काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सामने मौजूद हैं जी अली रज़ा भट्ट, इनको भी वेलकम करेंगे। ही इज एन इंटरनेशनल बॉक्सर, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, एंड ही इज अ कोच एज वेल।
थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, सामने मौजूद है खतरनाक तासुरात से, आपने इनका डरना नहीं है, बेचारे बहुत अच्छे हैं, नरम दिल के मालिक हैं, मुस्कुराते भी हैं, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं ना तो फिर वो ज़रूरी होता है इस तरह का ऑरा क्रिएट करना। हबीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रिया। ख़वातीन-ओ-ज़ात, ये 3 नौजवान, ये 3 पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी बॉक्सिंग की फील्ड में पूरी दुनिया में करें, इनकी अचीवमेंट्स पे एक नज़र आइए देखते हैं। ख़वातीन-ओ-ज़ात, प्राइड ऑफ पाकिस्तान बॉक्सिंग की फील्ड में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। एक तस्वीर है, ज़रा अगर दोबारा हम दिखाएं। हबीब भाई, तो मैं कहती हूँ सामने वाला कह रहा होगा मैं आया भी क्यों। हबीब भाई ने कहा ऐसे ही अभी मारूंगा मैं, यही है बात। कौन थे वो बेचारे जो आपके सामने आ गए गलती से? बस ये है कि जब बॉक्सिंग से हम अलग होते हैं तो खुश मिजाजी होती है, और जब रिंग में होते हैं तो हम अपना जो चेहरा है वो तब्दील कर लेते हैं। और क्योंकि वहाँ पे आपको ना भाई को देखना पड़ता है ना दोस्त को देखना पड़ता है, हर बंदा जीत के लिए वहाँ पे आता है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम भी जीतें, तो बस वही चीज़। ऑब्वियसली, एंड देन आप रिप्रेजेंट पाकिस्तान को कर रहे होते हैं, आप सोलली अपने लिए तो खेल नहीं रहे होते, करोड़ों लोग आपके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, माएँ बेटियां बहनें बिलखसूस, और एक आपको होता है कि मैं अब जाऊं वापस तो कुछ मेडल लेके या कुछ अचीवमेंट लेके ही वापस जाऊं। ऐसे जी, जब आप बॉक्सिंग को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान होता है, तो अपने मुल्क को देखते हुए हम खेलते हैं, फाइट खेलते हैं, अपनी कोशिश करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, उस फाइट के पीछे हम अपनी जान लगा देते हैं, अपने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करने के लिए, परचम बुलंद करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पूरी एफर्ट्स दिखाते हैं रिंग में, और जितनी भी कोशिश हो सके हम मेहनत करते हैं इस फाइट, जितनी भी फाइट्स इंटरनेशनल होती हैं उनके लिए, ताकि हम पाकिस्तान का नाम बना सकें। बिल्कुल सही। काशिफ, आप बेहतर तरीके से मुझे बता सकेंगे, जहाँ मेरी इस्लाह की भी ज़रूरत हो, किसी भी स्पोर्ट्स में या जो भी एथलीट होता है, लेकिन बॉक्सिंग के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बिल्कुल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि इवेंट में क्या करते हैं, हबीब भाई इनके कोच थे। हमारी लास्ट टाइम जो इवेंट हुआ इनका पाकिस्तान में ही हुआ था, तो इंटरनेशनल बॉक्सर हुआ आए थे, तो इन्होंने नॉकआउट किया उनको। तो पीछे से जो कोच था, जो इनके मैनेजर तक, वो सारे चीख रहे हैं, ठीक ठाक वो चीख रहे हैं, ऐसे करो ऐसे करो, हालांकि ये देख भी नहीं रहा, वो सिर्फ सुन रहा है ना। तो वो चीख के जब उसको मैंने बुलाया ना, इधर आओ मेरे पास आओ, क्योंकि मैं उधर वो ड्यूटी अपनी दे रहा था बैठ के ऑफिशियल के तौर पे, तो मैंने कहा भाई ये ना इधर साइन करो, तो वो बोल नहीं सक रहे थे क्या, कि मुझे समझ नहीं आ रही थी वो बोल क्या रहे हैं, मतलब कि इतना गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे, यानी इतना वो कर रहे थे, डाइवर्ट अटेंशन कर रहे थे। बिल्कुल। और दूसरा आपने की मेहनत इसके पीछे बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं है कि ये अली रज़ा बैठा है, ये फैसलाबाद से हमारे नज़दीक जंग से, लेकिन ये 4-4 घंटे रनिंग करता है। ये जब ट्रेनिंग पे जाते हैं 4-4 घंटे रनिंग करना कोई इतना आसान बात नहीं है, कोई मजाक नहीं है। फिर उसके बाद पंचिंग करनी, 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार इन्होंने पंच लगाने, और एक गो में लगे रहना। मतलब कि वो जब बंदा बिल्कुल थक जाता है तो फिर कहते हैं जी अब 100 पंच निकालो, तो वो कैसे निकालने हैं, तो वो आप हिसाब लगा ले वो किस तरह निकालने हैं, जाएगा बेचारे बच्चे में जो कि तो वजह क्या है, वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान हम जहाँ भी रिप्रेजेंट करें, हमारे मुल्क का नाम जो है ना ऊंचा रहे, हमारा नाम मुस्तकबिल में भी और अभी भी इनका तो नाम रोशन होगा, लेकिन जब भी पहचाना जाएगा पाकिस्तानी बॉक्सर, ये क्या नाम होगा, अली रज़ा होगा, हबीब होगा। बिल्कुल ऐसे। हबीब, व्हाई बॉक्सिंग?
लड़कों को आम तासुर है ना, क्रिकेट का शौक होता है या फिर हॉकी हो सकती है, बॉक्सिंग का कैसे शौक हुआ? देखिए ये हर बंदे में ना अलग सी एक क्वालिटी होती है, एक टैलेंट होता है। कोई क्रिकेट को चूज़ करता है, कोई बॉक्सिंग को, कोई हर एक स्पोर्ट्स को। हमारा ये था कि मैं बचपन में ही बस इस चीज़ में मुझे मतलब लड़ाई मैंने नहीं की, कभी भी मैंने लड़ाई नहीं की लाइफ में। बट ये था कि मूवीज़ वगैरह में ज़्यादा देखता था, जैसे कि जैकी चैन हो गया, इस तरह की ये मूवीज़ में ज़्यादा देखता। इंडिया की जो मूवीज़ थी वो बहुत कम देखता था, तो उससे शौक बढ़ गया। और साथ में हमारे कोच है इरफान महसूद, जिनके अल्हम्दुलिल्लाह 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनका एक नाम है। तो उन्होंने जब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होती थी तो हमें बिठाते थे, हम ऐसी मतलब एक बाग में ट्रेनिंग करते थे, तो वो ज़मीन पे बिठा के ये बोलते थे कि क्या आपने सोचा है कि आमिर खान कौन है, आमिर खान कैसे बॉक्सर बना, आप आमिर खान में की जगह पे कौन कौन जो है ना उस जगह पे पहुंचना चाहता है। तो हम हाथ खड़ा करते थे कि मैं भी पहुंचूंगा, बाकी भी लड़के पाकिस्तान की रिप्रेजेंट कर तो रहे वो हो कहते थे कि वहाँ पे पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ से आप उठ के वहाँ पे पहुंचोगे, अगर आपके इरादे पुख्ता है और आपकी लगन है, मेहनत है, तो आप उस जगह तक पहुँच सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। तो वो हमें इतना एहसास दिलाते थे, और गेम में ट्रेनिंग के बाद हमारा माइंडसेट ऐसे बनाते थे कि हम कहते थे कि हमें किसी से भी लड़वा दो, बट हमने उस जगह पे पहुंचना है और हिम्मत नहीं हारनी। वो मोटिवेशन होती है एक एथलीट या किसी भी स्टूडेंट के लिए, जो किसी भी शख्स को आगे लेकर जो कोच होता है, जो सबसे ट्रेनिंग के बाद होता ही यही है कि उसका माइंड बनाना, माइंड सेट वो किस तरह बना रहा है। कोच को सिर्फ ये नहीं होता कि वो ट्रेनिंग करवा के चला जाए, उसको पूरा एक माइंड सेट बनाना होता है, उसकी डाइट की तरफ देखना होता है। तो इनके कोच जो हैं, जो इरफान मसूद साहब का नाम बता रहे हैं, वो कोई वैसे भी वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बना चुके हैं, 100+ बना चुके हैं। तो आपके शो में आ चुके हैं, तो आपने मतलब मैंने इंटरव्यू किया था, बिल्कुल मुझे याद है। तो वो एक वैसे भी एक्सपीरियंस वाइज भी बहुत ज़बरदस्त आदमी है। तो खैर दूसरी तरफ ये देखा जाए तो खैर ये पठान भी हैं, तो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। रूटीन अब आप 4 घंटे आप जो रनिंग करते हैं, मतलब लाइक वैसे रनिंग करते हैं, ट्रेडमिल पे करते हैं, किस तरीके से? अगर हम वैसे रनिंग करें तो वो हमारे लिए बेस्ट होती है, क्योंकि बाहर की जो आबोहवा आती है उससे हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अच्छी मिलती है। तो बॉक्सिंग में जो रनिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें स्किपिंग रोप है, इसमें 3-3, 4-4 घंटे हम पंचिंग बैग करते हैं। और एक एक पंच की जो मेहनत होती है वो सालों की होती है पंच को बनाने के लिए। तो इसमें बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। बिल्कुल सही। डाइट की क्या अमल दखल डाइट में तो हम बिल्कुल रोटी तो बहुत कम करते हैं, पानी या फ्रेश जूस, सैलेड वगैरह, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं इसमें सिर्फ। अच्छा, यानी एक बॉक्सर की खुराक ये होती है। इसमें नो कोल्ड ड्रिंक, नो फूड। बिल्कुल सही। घर वालों का क्या रिस्पांस आता है? नाउ माशाल्लाह आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल घर वालों का तो बहुत अच्छा रिस्पांस, उनकी दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं। पहली जीत का बताइए, पहली जीत पे किसको फ़ोन किया या साथ कोई था अपना? पहली जीत पे तो कोई मेरे साथ नहीं था। तो लास्ट टाइम जब ऐसे हुआ, जब जा रहा था अज़रबैजान, मैं तो इतनी खुशी में था अपना पासपोर्ट घर भूल गया। तो फिर क्या किया? तो जब मैं कराची से मेरी फ़्लाइट थी, तो फिर मेरा जो कज़न है वो मतलब उसने बड़ी सपोर्ट की, वो यहाँ से लाहौर आया, लाहौर से बाई एयर फिर वो कराची गया, मेरे से पहले पहुँच गया था। पासपोर्ट किधर था और आप किधर थे? मैं तो बाई एयर कराची जाना था, ठीक, तो इस वजह से मैं फिर कराची जा रहा था डेवो से। हाँ। तो फिर उसे पता चला, मैंने उसको बताया भाई ये मसला हुआ है। यानी भाईजान जा रहे हैं अज़रबैजान और पासपोर्ट खुशी का है। तो मतलब पॉइंट में नहीं था ना इतनी, मतलब पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट फर्स्ट टाइम कर रहा, तो ये बड़ी ऑनर की बात होती है। तो खैर मेरा भाई मुझसे पहले पहुंच गया था भाई। एक्सीलेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं पहुंच गया। हमारी पाकिस्तानी मायों का ना जी वो सीन ये है कि पाकिस्तानी सिर्फ जब तराना लगता है ना तो वो रोना शुरू कर देती है। बेटा तो चलो आए तो आए ना, वो तो बात की बात है ना, वो जब आएगा एंट्री करेगा, जब वो तराना लगता है ना क्या जोश होता है। बल्कि मैं इसी की बात करते हुए, जब तराना, और खालिद भाई आपसे बल्कि इस बारे में बात करते हुए, और जब आप बाहर भी जाते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं, एक तो पाकिस्तानी कम्युनिटी, लेकिन साथ ही साथ जब अपना कौमी तराना सुनते हैं, एक ऐसी आप कैफियत में चले जाते हैं कि उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आपने बिल्कुल सही फरमाया ये, और उसमें ये है कि एक जोश और वलवला, क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं उसको, और उसके अंदर ख़ुद जो कौमी तराना है वो ख़ुद एक उसके अंदर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी ताकत है कि जब हम वो सुनते हैं तो अब यकीन जानिए कि वो उस वक्त दिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और ये हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है कि हम दूसरे मुल्कों में जाके जब अपना तराना सुनते हैं तो एक अलग सी एक खुशी महसूस होती है। मैं आपकी बात को बड़ा करूँगा क्योंकि सब बॉक्सर बैठे हुए हैं। जिस दिन मेरा रात को उस दिन कॉन्सर्ट था और उसी दिन रात को
मोहम्मद अली बॉक्सर साहब की डेथ हुई, मैं LA में था। ओके, ठीक है। और फिर सुबह उठते ही मैंने कहा सबसे पहले मुझे आप हॉलीवुड लेके जाएं। फिर मैंने मोहम्मद अली साहब के वहाँ पे जो उनका नाम दीवार के ऊपर लिखा हुआ है, engraved है, हाँ। तो वहाँ पे मैंने जाके फिर अपनी तस्वीरें और पोज बना के और वो तस्वीरें उतरवाई। और अभी लास्ट में अभी भी होके आया वहाँ पे जाके, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। वो बिल्कुल सही हो। और स्पोर्ट्स का आपको भी तो शौक रहा ना, बहुत कौन सा स्पोर्ट्स खेला आपने? सारी तकरीबन खेले, बॉक्सिंग भी खेली, लेकिन जब पता चला ना कि इसमें नाक की वो हड्डी निकलवानी पड़ेगी, तो मैंने कहा ये नहीं काम कर सकता। अच्छा, वैसे आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ खुदा ना खास्ता इंजरी इस तरह की हो गई हो? बताइए। जी बिल्कुल, इंजरीज तो होती हैं इसमें, बॉक्सिंग नो डाउट इतनी इंजरीज होती हैं आपकी सोचा, लेकिन हमारा जो फेस है, हमारी जो बॉडी स्किन है, वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है, क्योंकि हमारी एक आदत रूटीन बनी हुई है। हमारे हर वीक में 2 से 3 सेशन जो होते हैं स्पारिंग के होते हैं, फाइट्स के होते हैं आपस में। ओके, तो इन किस तरह की फेस इंजरी हुई, मैं जरा जरूर जानते हुए ना, क्योंकि वी सीन इन द लास्ट फिल्म। टाइम मैं एक फाइट पे था, तो पंच लगा मेरे इस साइड पे, जो सारी ये जगह कट आ गए थे साइड पे, तो मतलब फील नहीं होता। जो फाइटर्स होते हैं उनको बिल्कुल फील नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका एक फोकस होता है, उनका एक माइंड बना होता है कि आपने सिर्फ फाइट करनी है, जस्ट फाइट और नॉट, उसमें और कुछ नहीं होता। इंजरी के बारे में मैं आपको बताऊं कि मैं गया था फिलिपीनी के साथ मेरी फाइट थी, काशिफ भाई को पता है, अली रजा मेरे साथ ही था। ये थी गिलगित में। ठीक। तो उस इवेंट में मैं आपको कुछ बताऊं कि वो मुझे ना एक शॉर्ट नोटिस पे फाइट मिली थी। एक फिलिपीनी फाइटर आया था, उन्होंने जो है ना पाकिस्तानी फाइटर के साथ फाइट थी, बट वो इंजरी हो गया था। तो उन्होंने मुझे तकरीबन कुछ दिन पहले कहा है कि यू नो आप रेडियो, मेरे कोच से इन्होंने बात की थी, तो कोच ने बोला कि हबीब, मैंने कहा कोच आप बोलोगे हम उतर जाएंगे, हमें तो कोच ने बोला कि हबीब, क्योंकि उसका 7-0 रिकॉर्ड था और उस टाइम मेरा 2-0 रिकॉर्ड था। तो अब उसने बोला कि हबीब क्या सीन है, मैंने कहा कोच आप बता दें। उसने कहा कि हबीब हर चीज़ जो है ना रिस्क लेनी पड़ती है। मैंने कहा कोच आप बता दें। यकीन माने मैं ना सुबह, दोपहर, शाम और इशा 4-5 टाइम जो है ना मैं सिर्फ ट्रेनिंग करता था। और वालदा बोलती थी कि ये पागल है। और हमारा मेन मसला ये कि हम वेट कट करते हैं, फिर 8-10 kg वेट कम कर दें। तो वो कहती थी कि कुछ खा भी नहीं रहे और ट्रेनिंग भी कर रहे हो, कैसे मारोगे? माँ है ना वो। हाँ। तो मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह। जब मैं वहाँ पे गया, मैंने जब वेट पे ठहरा, मैंने वेट दिया, तो उस फाइटर को मैंने देखा तो वो इतना हट्टा कट्टा, और मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, मैंने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार ये तो मुझे खा जाएगा। तब अम्मी की बात याद आई होगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी। तो माशाल्लाह हमारा कोच बहुत एक्सपीरियंस है, और मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं जिस मकाम पे हूँ ना, ये सब कुछ मेरे कोच की मेहनत है। बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने हमें बहुत, बल्कि उन्होंने बोलना, उठना, बैठना सब कुछ हमें उसने ही सिखाया है। तो उसने मुझे कॉल किया, हबीब कैसे हो, ठीक है? फाइटर को तो नहीं देखा? मैंने कहा नहीं कोच मैंने नहीं देखा। कह रहा हबीब आप इस तरह करो कि खाना खा के ना बाहर निकल जाओ, घूमने चले जाओ, क्योंकि हमारा ना दूसरे दिन फाइट होती है। पहले दिन वेट देते हैं, दूसरे दिन फाइट होती है 24 घंटे पहले। उसका ये था कि उसने बोले कि फेस अप के दौरान नहीं ठहरना, क्योंकि वो आपको धक्का देगा, आप जो है ना प्रेशर ले लोगे। तो मैं चला गया, फेस अप के दौरान में नहीं गया, बाकी सबका फेस अप हो गया था, मैं बाहर था। तो हमारी फाइट शुरू हुई, मुझे कोच ने कॉल की, कह रहा है हबीब, उसने तकरीबन 10-15 मिनट मुझे बातें की और मैं बिल्कुल सुनते रहे। बिल्कुल ठीक। हबीब ये है आपकी जो है ना, यहाँ से आपकी फैन फॉलोइंग बनेगी, ये करोगे वो करोगे। मोटिवेट किया। यकीन माने कि उस टाइम मेरे जो जिस्म के बाल थे वो खड़े हो गए। हाँ, मुझे आ गई समझ के, वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है ना, दैट यू हैव टू डू। क्योंकि कोच ही आपको संभालता है। और उसने जब बात की है कि हबीब देखो बहुत ज्यादा क्राउड है, और वहाँ पे ना जब पाकिस्तान का नाम उठेगा ना तो आप कैसे फील करोगे? मैंने कहा कोच आप टेंशन नहीं लो, मैं उस बंदे को शायद मार भी दूं। नहीं, अल्लाह ना करे, यहाँ तक नहीं बात पहुंची। बस हाँ, वो जोश में, I agree। जोश की लकाबत में I agree। अच्छा, एंड में क्या हुआ ये बताएं ना। एंड में ये हुआ कि उस फाइटर को मैंने तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। वेरी गुड, ये हुई ना बात। और ख़वातीन-ओ-ज़ात, कहने का मकसद ये, आपके कोच का क्या नाम है? इरफान महसूद। हाँ, देखिए ख़वातीन-ओ-ज़ात, ये जरूर बात करते हुए, जैसे हम अभी पिछले सेगमेंट में भी बात कर रहे थे, किसी भी बच्चे की तरबियत में ना सिर्फ माँ बाप का बल्कि टीचर्स का भी बड़ा एक अहम किरदार होता है। वो टीचर्स आपके कोच की सूरत में हो, आपकी स्टूडेंट लाइफ में, आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ में आपको पढ़ाने, कोई किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, ये जो टीचर्स हैं ये भी एक ऐसी दर्सगाह है कि इनसे आपको सीखना चाहिए। और फिर जब टीचर्स बच्चे को मोटिवेट करते हैं, तो आपके सामने हबीब की कहानी मौजूद है, काशिफ भी हैं, अली भी मौजूद हैं, वो तमाम बच्चे जो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द टीचर्स, ये टीचर्स को खराज तहसीन पेश करते हुए। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइएगा
आप पे तो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल जिम्मेदारी हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, मुख्तसरन बात करते हैं। हाँ, मुख्तसरन तो ये है कि हम भी जो पाकिस्तान में चल रहा है इसमें वैसे तो पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल बहुत ओल्डेस्ट हमारी जो है कमीशन है, इसमें जो भी हमारे पाकिस्तानी हैं, पहले इधर प्रोफेशनल नहीं थी बॉक्सिंग, पाकिस्तान में खेली जाती, बच्चे बाहर जाते थे, वीज़ा लगता, गरीब बच्चे तो जा ही नहीं सकते थे। ठीक है। अभी ये है कि पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल ने इधर प्लेटफॉर्म दिया इनको, अभी हबीब का नाम भी है, अली रज़ा का नाम भी है, हर छोटे बच्चे का नाम भी है जो टैलेंटेड है वो अपना नाम पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल सही, तो प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है बच्चों को। पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा, और इसमें हमारी जो है हर उस टैलेंटेड बच्चे को हम सपोर्ट करते हैं। किसी के पास ये देखो, मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, इसमें हमारा वही जिसके पास निक्कर भी नहीं होती, मैं अपने जेब से लेकर देता हूँ कि आप खेलो तो सही, लेकिन वो खेल के ऐसा बनता है कि वो स्टार बन जाता है। और ये देखें ना, ये कितनी अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, सौंपी है, और जिस खुश उसलूबी के साथ आप निभा रहे हैं, बहुत सारी दुआएं कि बच्चों को वो मौके फराहम कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कल को यही वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मैं ज़रूर आपसे भी बात करते हुए अली, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, कहते हैं कि जो एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी होती है ना, बच्चा हो या बच्ची हो, उसका कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है। आपको अपने में क्या तब्दीली अब नजर आई है, पॉजिटिव चेंज नजर आया है जब आप नहीं खेला करते थे और अब जब के आप खेल रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। स्पोर्ट्स से तो मुझे बचपन से लगा हुआ है। इससे पहले मैं बॉक्सिंग से पहले मैं फुटबॉल खेलता रहा हूँ और क्रिकेट भी खेलता हूँ, अंडर 19 तक खेला हूँ मैं। एक्सेलेंट जी। उसके बाद फिर मैं बॉक्सिंग में आ गया, क्योंकि बॉक्सिंग में एक ऐसी चीज़ है जिसमें उसमें आपके पीछे जो नाम है उसकी ज़रूरत नहीं थी, आपके काम की ज़रूरत होती है। आप जो करके दिखाते हैं वही आपको आगे नाम आता है। तो बॉक्सिंग में आप नॉकआउट करते हो, आप खेलते हो, अपना आप दिखाते हो। तो जो बॉक्सिंग है वो इंसान को फिजिकल फिटनेस फिट रखती है, मेंटली फिट रखती है। तो मैं तो यही नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि वो आएँ, बॉक्सिंग खेलें, मोबाइलों से निकलें, नेगेटिविटी से निकलें, पॉजिटिव आएँ, अपने जिस्म को मजबूत बनाएं। बॉक्सिंग जो है, जो स्पोर्ट्स है, वो अकेले आपको मजबूत ही नहीं बल्कि वो आपको फेयरलेस भी बनाते हैं और मेंटली स्ट्रॉन्ग आप बनते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप में डेवलप होती है, सब्र और तहम्मुल और गुस्से पे कंट्रोल करना और अच्छे तरीके से। और ये सिर्फ मामलात फील्ड की हद तक नहीं, जिंदगी के बाकी मामलात में भी आपको हेल्प करता है कि वो सब्र और तहम्मुल जो है आप में आता है। ऐसा ही है। देखें आजकल के नौजवान को अगर हम देखें, जिस तरह मैं उनको जज करता हूँ, वो मोबाइल में और बाकी ऐसी चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं कि मैं उनको नहीं बोल सकता कि ये नौजवान है। ठीक है, आई एम सॉरी बट मैं उनको वो बोलूँगा। आपको है ना कि आउटडोर एक्टिविटीज़ में जाना बिल्कुल। देखिए नौजवान जो है ना, उसमें सबसे पहली ये चीज़ कि उसका कॉन्फिडेंस, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पता चले कि हर चीज़ कर सकता है, बॉक्सिंग कर सकता है, हर स्पोर्ट्स में कर सकता है। तो क्योंकि उस पर काफ़ी जिम्मेवारियाँ भी आती है और उसको बड़ा होते होते फिर घर की जिम्मेवारी भी संभालनी पड़ती है। तो बॉक्सिंग जो है, मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है। आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैन बनाती है कि आप किसी चीज़ से भी लड़ सकते हो। आप ये नहीं सोच सकते कि ये चीज़ मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा जी, कोई मैसेज देना चाहें बच्चों को? बच्चों को तो मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि बल्कि उनके पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को लेके आएँ स्पोर्ट्स में, उनको स्पोर्ट्स में सिखाएं, उनको बॉक्सिंग सिखाएं, उनको और भी बड़ी स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, इन चीज़ों में लेके आएँ, ना कि मोबाइल में, सोशल मीडिया एक्टिविटी में उनको लेके जाएं, बल्कि स्पोर्ट्स में लेके आएं उनको, ताकि वो फिजिकल फिट रहे और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें। बिल्कुल सही। और अब ये भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल आप कट ऑफ कर लें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी ज़रूरत है आजकल, लेकिन एक बैलेंस लाना ज़रूरी है। कुछ मैसेज? बिल्कुल, मैं भी यही मैसेज दूंगा कि आएँ स्पोर्ट्स की तरफ। इसके साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है और आपकी फ़िटनेस अच्छी रहती है और आप में एक जो है ना बहादुर बन जाते हैं। तो बॉक्सिंग से नहीं बल्कि जो भी स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, जो भी है आप करें, ताकि आप बल्कि यंग है, आपकी उम्र और भी है, जितनी भी ज़्यादा चलती जाती है कि हमने इस उम्र को नहीं देखना, हमने बड़े होकर अपनी बड़ी उम्र को देखना है कि वहाँ पे हम फिट रहेंगे तो वो हमारी फिजिक अच्छी होगी। ऐसा ही, एंड एज इज जस्ट अ नंबर। खालिद भाई आप भी अग्री करेंगे कि अगर आप पॉजिटिव सोचें तो एज तो एक नंबर ही है ना, सिर्फ आप चाहे जिस भी उम्र की। हाँ, ये तो एक नंबर ही है, लेकिन इंसान को अपने आप को चाहिए कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे और इससे वो ताल्लुक नहीं होता कि इंसान जिएगा कब तक, लेकिन जब तक भी वो जिए, जब तक ज़िंदगी है
और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उसकी ज़िंदगी बिल्कुल। खालिद भाई मैं सोची थी आपका भी मुकाबला कराएं, जैद किधर है, जैद के साथ कराना चाहिए, क्यों? वो क्यों? मेरा तो मुकाबला किसी के साथ है ही नहीं, वो तो हो गया भाई, वो वाली बातें नहीं, अभी हम ये वाली बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जैद को देख के लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। किसी को डराना होता है ना, मैं जैद को सामने ले आती हूँ कि भाई ये है मेरा भाई, इसको देख लीजिएगा। माजिबिन, आप भी ज़रूर इस पे बात करते हुए कि बच्चों को स्पोर्ट्स में कितना एक्टिव रखना चाहिए। सुंदर, देखिए हमारा जो बचपन था, हम फिजिकली कितने फिट थे, बैडमिंटन कॉलेज लेवल पे भी खेलते थे और इवन वीकेंड पे भी यही होता था, कजन्स के साथ मिलके खेला जाता था। हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी इस तरह की एक्टिविटी में बिजी नहीं होते। तो कहना चाहिए घर से ही कॉन्फिडेंस मिलता है, तो माओ को चाहिए कि बच्चियों को मोटिवेट करें कि वो फिजिकली एक्टिविटी में एक्टिव हो। बिल्कुल से। अच्छा जी, सेलिब्रिटीज का भी तो आप करवाते हैं ना बॉक्सिंग का? अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि हानी आमिर इज आल्सो बीइंग ट्रेन्ड, बताइए। हानी आमिर जो है वो खेल रही है खुशहाल खान के साथ। हाँ, वो आप उधर गेम कर रहे हैं, उस्मान वजीर साहब करवा रहे हैं और एशियन चैंपियन है वो, आप आप अच्छी तरह जानते हैं उनको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उनको भी रिंग में देखें। मैं तो आपको भी कहता हूँ ट्रेनिंग करें हानी आमिर के साथ, आप भी रिंग में हम देखें। लो भाई, ये तो हो गया। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्राम हफ्ते और इतवार 12 से 2 ही रखिएगा मैच। अच्छा, वो लाइव ही उधर कवरेज होगी। बस सही है। कोई रिंग बना लेते हैं, इधर ही रिंग लाइव चलेगा। तो मैं वैसे पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे आपकी तवज्जो से देख रहे हैं उनको पैगाम देना चाहूँगा, अगर आपकी बच्चियाँ हैं, अगर आपके बच्चे हैं बॉक्सिंग में खेलना चाहते हैं, हमारा एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया हुआ है, अकेडमी बनाई हुई है बॉक्सिंग की, फ्री ऑफ कास्ट, हम कोई चार्जेस नहीं है उसके। और बच्चों को भेजें, अपने बच्चियों को भेजें। जंग में हमारे है उधर, आपको हम फुली फैसिलिटेट करेंगे। अब लेकिन उसका ये है कि आप फ्यूचर में उनको यहाँ तक सिर्फ सिखाना नहीं है, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना। बिल्कुल, वेरी वेल सेड। और ख़वातीन हज़रात, अब आगे वैसे भी जब गर्मियों की छुट्टियां आ जाएंगी तो ये बड़ी अच्छी एक हेल्दी एक्टिविटी है जिसमें बच्चियों को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, और इस तरह आपको सपोर्ट करते रहें तो आपको बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आता है आपके प्रोग्राम में आके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जीते रहे, खुश रहे, पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करें। माजिबीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, थैंक यू सो मच। आपकी परफॉर्मेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं ना खालिद बेग साहब की, बिल्कुल। और ख़वातीन हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही, मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हो तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में।